अवेकनिंग सेंटर के बाहर इतनी भीड़ जमा थी कि लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े थे। हमारी जनरेशन के लिए 18 साल की उम्र में लॉर्ड के रूप में अवेकन होने का सिर्फ एक ही मौका मिलता था। और आखिर लॉर्ड बनने का मतलब क्या था? दौलत, ताकत, रुतबा, यानी सब कुछ। मॉम, डैड, श्यान, अब आप लोग यहीं रुकिए, मैं अंदर जा रहा हूं। मैंने अपना आईडी कार्ड कसकर पकड़ा, एक गहरी सांस ली और गेट के अंदर कदम बढ़ा दिया। बड़े भाई, तुम जरूर करोगे। बेटा, अगर तुम सफल नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं। मैंने पीछे मुड़कर अपने उम्रदराज होते माता पिता के चेहरों और अपनी छोटी बहन शियान की शरारती मुस्कान को देखा, फिर मुस्कुराकर हाथ हिलाया और अंदर जाने के लिए मुड़ गया। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। भला कैसे कोई बात नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। किंडरगार्टन के समय से ही मेरे माता पिता सुबह से लेकर रात तक लगातार काम करते आए थे। हर छोटी बड़ी चीज में पैसे बचाते रहे थे और अपनी सिर्फ दो मेहनती हाथों की कमाई से मेरी हर साल की 1 लाख की जरूरतों का बोझ उठाते रहे थे। उन्होंने कभी इसके बारे में एक शब्द तक नहीं कहा, लेकिन अब मैं 18 साल का हो चुका था और सब कुछ समझता था। इस बार मैं उन 18 सालों की मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी क्लास में हमेशा सबसे ऊपर रहा था और पूरे स्कूल में मेरी मेंटल पावर सबसे मजबूत थी, इसलिए मुझे खुद पर भरोसा करने की पूरी वजह थी। दो वेरिफिकेशन चेक पॉइंट्स पार करने के बाद मैं अवेकनिंग हॉल में पहुंच गया, जहां हॉल के बीचों बीच 10 मीटर चौड़ी नीली रोशनी की एक विशाल स्फीयर हवा में तैर रही थी और उसके अंदर 100 से ज्यादा लोग आंखें बंद किए हवा में तैरते हुए अवेकनिंग कर रहे थे। मेरे चारों तरफ मेरी ही उम्र के बच्चे थे, जो मेरी तरह अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। मेरी मेंटल पावर तो पूरे ग्रेड में सबसे नीचे है। मैं तो गया, है ना? हाँ भाई, तेरा तो काम तमाम है। भगवान, बस मुझे अवेकन होने दे, मैं तो बाथरूम जितनी टेरिटरी मिलने पर भी खुश हो जाऊंगा। मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, एक कोना ढूंढकर वहां बैठ गया, अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शांत करने लगा। क्योंकि जितनी शांत तुम्हारी अवेकनिंग स्टेट होगी, सफलता की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। मेरे पास सिर्फ एक मौका था और मैं एक भी सेकंड बर्बाद नहीं कर सकता था। तभी आवाज गूंजी, अगला ग्रुप, नंबर 1, 0365 से लेकर 10514 तक हॉल के बीच में आकर इकट्ठा हो जाओ। ये सुनते ही मेरी आंखें झटके से खुल गईं, क्योंकि मेरा नंबर 10,366 था और आखिरकार मेरी बारी आ चुकी थी। हेड काउंट और आइडेंटिटी चेक पूरा होने के बाद हमारा ग्रुप एक एक करके उस नीली रोशनी की स्फीयर के अंदर जाने लगा। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, हल्की सी छपाक की आवाज हुई और उसी पल अचानक मेरे पूरे शरीर से जैसे वजन ही गायब हो गया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं पानी के अंदर गिर गया हूं। किसी तरह का तरल मेरे पूरे शरीर को चारों तरफ से लपेटने लगा और उसी के साथ मुझे तेज नींद आने लगी। मेरी पलकें धीरे धीरे भारी होती गईं और मैं कब नींद में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंखें दोबारा खुलीं और अगले ही पल मेरा दिल एक धड़कन के लिए जैसे रुक गया, क्योंकि मैं तारों से भरे अंतरिक्ष के बीच हवा में तैर रहा था और ठीक मेरे सामने रंग बिरंगा एक विशाल प्लैनेट अंतरिक्ष में लटका हुआ था। टीचर ने कहा था, अगर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुम सफल हो गए हो। लेकिन टीचर ने यह भी बताया था कि जो चीज दिखाई देगी वही तुम्हारी टेरिटरी होगी। मगर मुझे तो सिर्फ यह पूरा प्लैनेट दिखाई दे रहा था। मेरी टेरिटरी पूरी की पूरी एक प्लैनेट कैसे हो सकती है? क्या सच में ऐसा है? मैंने खुद ही अपने ख्याल पर हंसते हुए कहा, सपना देखना बंद कर। लेकिन उसी पल मेरे दिमाग के अंदर एक ठंडी और भावनाहीन आवाज अचानक गूंज उठी, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की एकमात्र स्टार्टिंग टेरिटरी प्लैनेट जीरो प्राप्त हुई है। टोटल टेरिटरी एरिया 10 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टेरिटरी रैंक SSS। ये सुनते ही मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। 10 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, अर्थ का एरिया तो सिर्फ 500 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, जबकि मेरी टेरिटरी अर्थ से 20 गुना बड़ी थी और उसका रैंक था SSS। पूरे देश में सबसे ताकतवर इंसान की टेरिटरी भी सिर्फ A रैंक की थी और A से ऊपर अब मेरी टेरिटरी का रैंक SSS था। मैं अविश्वास में धीरे से बुदबुदाने लगा, लेकिन इस पागलपन भरी सच्चाई को धीरे धीरे स्वीकार करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं अपने और इस प्लैनेट के बीच मौजूद उस संबंध को बिल्कुल साफ महसूस कर सकता था।
ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कोई अदृश्य धागा बंधा हुआ हो जो हमें मजबूती से जोड़ रहा हो और प्लैनेट लगातार मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि सीधे उसमें कूद जाऊं, लेकिन फिर मैंने सिर हिलाया और खुद को दोबारा होश में लाया। पहली बार अपनी टेरिटरी में प्रवेश करते ही 7 दिनों की सर्वाइवल पीरियड शुरू हो जाती है, इसलिए मुझे पहले वापस जाकर मॉम और डैड को यह अच्छी खबर बतानी थी। अवेकनिंग सेंटर के बाहर मेरे माता पिता और शियान बाकी परिवारों के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे और उन्हें वहां खड़े हुए पूरे 2 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे। एक के बाद एक ग्रुप बाहर निकल रहे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर के चेहरे ऐसे थे जैसे उनकी दुनिया उजड़ गई हो। कुछ लोग अपने परिवार वालों को देखते ही वहीं फूट फूट कर रोने लगे, जबकि बहुत कम लोग ऐसे थे जो खुशी से चमकते चेहरों के साथ बाहर निकलते और अपने परिवार को खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ पड़ते। मॉम, मैं सफल हो गया। 570 मीटर। मैं लॉर्ड बन गया हूं। सच में? ओ मेरे बेटे, तुमने कमाल कर दिया। मेरे डैड ने उस माँ और बेटे को गले मिलते देखा तो उनकी आंखों में हल्की सी जलन दिखाई दी, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारा बेटा भी किसी से कम नहीं है। मॉम की आवाज भले ही मजबूत थी, लेकिन डैड ने देखा कि जिस हाथ से वह अपनी पानी की बोतल पकड़े हुए थी वह बुरी तरह कांप रहा था। फिर आधा घंटा और बीत गया और आखिरकार एक और ग्रुप बाहर आया। तभी डैड ने अचानक दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से पुकारा, बेटा इधर। डैड! मैं उन्हें देखते ही दौड़कर उनकी तरफ गया। बड़े भाई, तुम सफल हुए? शियान बेचैनी में अपने पैरों पर उछल रही थी। मैंने उनकी घबराई हुई लेकिन उम्मीद से भरी आंखों में देखा और जोर से सिर हिला दिया। मॉम ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में पूछा, तुम सफल हो गए? सच में? सच में? मैं अब लॉर्ड हूं। यह कहते ही मेरा गला भर आया। मैंने कर दिखाया। अच्छा, बहुत अच्छा। डैड ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उनकी आंखें लाल हो गईं। ये वही आदमी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक आंसू तक नहीं बहाया था, लेकिन आज उसकी आंखों में भी आंसू थे। चलो, डैड हंसते हुए बोले, 1 पाउंड बीफ खरीदते हैं और साथ में एक फिश भी। आज रात हम जश्न मनाएंगे। याय, आज मीट बनेगा। शियान खुशी से पूरे 3 फीट हवा में उछल पड़ी। डिनर टेबल पर पहुंचने के बाद मेरे डैड, जिन्होंने पिछले 20 सालों में शराब की एक बूंद तक नहीं छुई थी, आज पूरी तरह नशे में धुत हो चुके थे और हंसते हुए बोले, यही तो मेरा बेटा है। रास्ते भर मैं तुमसे कितनी बार पूछना चाहता था कि तुम्हारी टेरिटरी कितनी बड़ी है, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मुझे पूछने ही नहीं दिया। मैं बस जानना चाहता हूं, आखिर तुम्हारी टेरिटरी कितनी बड़ी है? अरे बूढ़े शराबी! मॉम का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। 2 घूंट पीते ही बकवास शुरू कर दी। शियान सफलतापूर्वक अवेकन हो गया है। क्या इतना काफी नहीं है? आखिर इतनी ज्यादा पूछताछ क्यों कर रहे हो? इतना कहते हुए उन्होंने बीफ का एक टुकड़ा मेरी कटोरी में डाल दिया और बोली, अपने डैड की बातों पर ध्यान मत दो, खाना खाओ। मैं मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग मेरी टेरिटरी के बारे में इसलिए नहीं पूछ रहे थे क्योंकि आपको डर था कि कहीं मेरी टेरिटरी बहुत छोटी ना हो और इससे मेरा आत्मसम्मान न टूट जाए। लेकिन सच ये है कि मेरी टेरिटरी बिल्कुल भी छोटी नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल उलट है। वह इतनी बड़ी है कि डर लगने लगे। यह सुनते ही डैड ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और ठहाका लगाते हुए बोले, देखा, मैंने क्या कहा था? मेरा बेटा किसी से कैसे पीछे रह सकता है। मॉम भी हंस पड़ी और उन्हें डांटते हुए बोली, सुनो तो जरा, कितनी शेखी बघार रहे हो। लेकिन मैं समझ सकता था कि पूरे दिन उनके दिल में जो चिंता दबी हुई थी, अब आखिरकार वह पूरी तरह दूर हो चुकी थी। तभी शियान ने अपना सिर थोड़ा सा एक तरफ झुकाते हुए पूछा, बड़े भाई, आखिर तुम्हारी टेरिटरी सच में कितनी बड़ी है? कहीं 1000 स्क्वायर मीटर्स तो नहीं? क्या यह बहुत छोटी है? मैंने कहा, इससे बड़ी सोचो। ओ, तो फिर 10,000 स्क्वायर मीटर्स? मैंने फिर सिर हिलाया। अभी भी छोटी है, थोड़ा और बड़ा सोचो। ये सुनते ही मॉम अपनी जगह पर बेचैनी से हिलने लगी और बोली, 10,000 स्क्वायर मीटर छोटी है? इतनी टेरिटरी तो नेशनल टियर 3 सब्सिडी के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी काफी होती है। हा हा! डैड ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और हंसते हुए बोले, अरे तुम दोनों की कल्पना भी कितनी छोटी है। क्या मैं अपने बेटे को नहीं जानता? चलो मैं खुद एक नंबर बताता हूं, 1,00,000 वर्ग मीटर। मैंने फिर सिर हिलाते हुए कहा, डैड, अभी भी छोटी है, अभी भी छोटी।
ये सुनते ही डैड झटके से अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और कुर्सी जोर से फर्श पर खड़खड़ाती हुई पीछे सरक गई। बेटा, तू अपने बूढ़े बाप को ऐसे मत डरा। 1 लाख स्क्वायर मीटर तो उन्होंने शराब के नशे में बस यूं ही अंदाजा लगाकर बोल दिया था, और उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे भी छोटी कह दूंगा। मैंने उन तीनों की तरफ सीधे चेहरे से देखा और कहा, शायद जब मैं ये कहूंगा तो तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बार मेरी टेरिटरी एक पूरा प्लैनेट है। इसका टोटल एरिया 10 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। थर्ड ग्रेड में पढ़ने वाली श्यान वहीं की वहीं हैरान रह गई और अपनी उंगलियों पर गिनती करने लगी, जबकि मॉम और डैड के चेहरे भी एकदम जम गए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर डैड हंस पड़े और बोले, हाँ हाँ छोटे शैतान, अब तू अपने बूढ़े बाप का मजाक उड़ा रहा है। इतना कहकर डैड ने अपनी गिरी हुई कुर्सी सीधी की और वापस उस पर धम्म से बैठ गए। वहीं मॉम ने बस मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। उन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ, जबकि यह बात मैं खुद उन्हें बता रहा था। अगर मैं 1 मिलियन स्क्वायर मीटर कहता या 10 मिलियन कहता तो वे बिना पलक झपकाए भी मान जाते, लेकिन 10 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पूरी अर्थ का एरिया ही सिर्फ 500 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था। मैंने बेबसी से आह भरी और सोचा, ठीक है, ये बात सच में इतनी आसानी से हजम होने वाली नहीं थी। यहां तक कि मुझे खुद भी अभी ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। फिर मैंने बेबस सा चेहरा बनाकर कहा, ठीक है, सच सच बताता हूं, मेरी टेरिटरी 1.3 मिलियन स्क्वायर मीटर है। डैड, मॉम, शियान तीनों कुछ पल तक मुझे देखते रहे। तुम्हें पक्का यकीन है कि यह 1.3 मिलियन स्क्वायर मीटर ही है? डैड ने अपना कप नीचे रखते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल पक्का, इस बार कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने जवाब दिया। डैड थोड़ा आगे झुके और मेरी आंखों में देखते हुए फिर बोले, कोई मजाक नहीं? इस बार पूरी टेबल पर फिर से खामोशी छा गई। तभी मॉम ने अचानक अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया और रोने लगी। डैड ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे देखो तो सही, ये दुनिया की सबसे खुशी वाली खबर है और तुम रो रही हो। मॉम ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें पोंछी और बोली, कौन रो रहा है? ये तो खुशी के आंसू हैं। मेरा बेटा आखिर कुछ बन गया है। मैं तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही हूं। शियान ने भी मेरी तरफ देखते हुए हैरानी से कहा, बड़े भाई, 1.3 मिलियन स्क्वायर मीटर, क्या इससे नेशनल टियर 1 सब्सिडी के लिए क्वालिफाई नहीं किया जा सकता? अगर बीच में कोई अनहोनी नहीं हुई तो हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हम गरीब थे और मुझे लॉर्ड बनने का एक और मौका मिल सके, इसके लिए मेरे माता पिता ने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। शियान ने भी मेरे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया था। पूरी जिंदगी उसने मेरे पुराने कपड़े पहने, मेरे पुराने खिलौनों से खेली, यहां तक कि मेरा पुराना और जगह जगह से घिस चुका बैकपैक भी तब तक इस्तेमाल करती रही जब तक वह उसके लिए भी छोटा नहीं हो गया। मैंने कभी ये बातें खुलकर नहीं कही, लेकिन दिल की गहराई में मुझे हमेशा लगता था कि मैं शियान का बहुत बड़ा कर्जदार हूं। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। 100 मिलियन की सब्सिडी मिलने वाली थी और आज से हमारे परिवार की किस्मत पूरी तरह पलटने वाली थी। मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? मॉम तुरंत ड्रॉर्स में अपना फोन ढूंढने लगी। इतनी बड़ी खबर है, हमें अभी टीचर हुआंग को बताना होगा। हाँ बिल्कुल बताना चाहिए। डैड ने अपना फोन उन्हें थमा दिया। टीचर हुआंग ने हमारे बेटे का इतने सालों तक ख्याल रखा है। जिंगा हाई स्कूल के टीचर्स ऑफिस में टीचर हुआंग शीवोंग अपने डेस्क पर रखे फोन को घूरते हुए बैठे थे। वह सुबह से उसी फोन को देखते आ रहे थे और 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिले थे। रिजल्ट्स काफी देर पहले ही आ जाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें अभी तक एक भी कॉल नहीं आया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि ऑफिस में मौजूद 6 टीचर्स में सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा था। बाकी सभी टीचर्स को उनके स्टूडेंट्स लगातार कॉल करके अपनी अच्छी खबर सुना रहे थे, जबकि हुआंग शिवोंग अकेले बैठे किसी खबर का इंतजार कर रहे थे। तभी ग्रेट डायरेक्टर आराम से चलते हुए उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, ज्यादा दिल पर मत लो ओल्ड हुआंग। अवेकनिंग का मामला आधा स्किल और आधा लक होता है। कभी कभी किस्मत खराब हो जाती है, इसमें किसी का क्या बस है। मेरी क्लास को ही देखो, एक ही बार में 7 लॉर्ड्स निकले हैं। बस मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी और कुछ नहीं। हुआंग शीवोंग का सीना कस गया। वह बूढ़ा आदमी उन्हें दिलासा नहीं दे रहा था, बल्कि नमक छिड़क कर अपनी खुशी दिखा रहा था। किसी और दिन हुआंग तुरंत उसे करारा जवाब दे देते, लेकिन आज उनके पास ऐसा करने के लिए कोई वजह नहीं थी। तभी उनका फोन बज उठा। हुआंग शीवोंग ने बिजली की तेजी से फोन उठाया और स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखते ही उनकी नजरें ठहर गईं। साओ यन की मॉम!
इस साल पूरे ग्रेड में सबसे ऊपर रहने वाला स्टूडेंट जाओ यान ही था और हुआंग शिवोंग को उससे सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं। इसका मतलब यह कॉल जरूर अच्छी खबर लेकर आया होगा। उन्होंने तुरंत कॉल उठाया और दूसरी तरफ से जॉ यन की मॉम की खुशी से भरी आवाज सुनाई दी। टीचर हुआंग, आपकी 3 साल की मेहनत और लगन की वजह से मेरा बेटा जाओ यन सफलतापूर्वक अवेकन हो गया है। वह सफल हो गया। ये सुनते ही हुआंग शिवोंग अपनी कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए। बहुत बढ़िया, शानदार। उसकी टेरिटरी कितनी बड़ी है और उसकी क्वालिटी कैसी है? उसने कहा है कि उसकी टेरिटरी 1.3 मिलियन स्क्वायर मीटर है। 1.3 मिलियन स्क्वायर मीटर। हुआंगशिवोंग की आवाज इतनी जोरदार गूंजी कि पास में छिपकर उनकी बातें सुन रहा ग्रेड डायरेक्टर भी अपना वाटर कप गिराते गिराते बचा। हाँ, यही उसने खुद कहा है, कोई गलती नहीं है। जाओ यान की मॉम भी उनके अचानक जोर से बोलने पर चौंक गई। अगले ही पल हुआंग शिवोंग ने अपना सिर पीछे किया और किसी पागल आदमी की तरह जोर जोर से हंसने लगे। कोई गलती नहीं, बिल्कुल कोई गलती नहीं। मेरा स्टूडेंट जो यियन कभी झूठ नहीं बोलता। अगर उसने 1.3 मिलियन कहा है तो इसका मतलब 1.3 मिलियन ही है। नेशनल टीयर 1 सब्सिडी के लिए भी वो क्वालिफाई करता है। पूरे देश के इतिहास में इतनी बड़ी टेरिटरी टॉप 3 में आराम से आती है। टॉप 3! वह खुशी से लगभग चिल्लाते हुए बोले। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अपने स्टूडेंट के लिए सब्सिडी अप्लाई करना मेरे होम रूम टीचर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मैं जितनी जल्दी हो सके उसका काम पूरा करवा दूंगा। कॉल काटने के बाद उन्होंने सिर उठाया तो देखा कि कब पूरा ऑफिस उनके चारों तरफ जमा हो चुका था, उन्हें खुद पता ही नहीं चला था। इतना ही नहीं, बाहर से भी लोग अंदर झांकने के लिए जमा हो गए थे। ओल्ड हुएंग, क्या यह सच है? 1.3 मिलियन तुम्हारा स्टूडेंट जाओ यान? अगर यह सच है तो वह वाकई देश का एक मजबूत सहारा बनने वाला है। एक और टीचर हैरानी से बोला, हे भगवान, मेरी 5 क्लासेस के सारे लॉर्ड्स को एक साथ जोड़ दें, तब भी उनकी टेरिटरी उसके एक छोटे से हिस्से के बराबर नहीं होगी। ग्रेट डायरेक्टर भी मुस्कुराते हुए हुआंग शिवोंग के पास आकर बोला, ओल्ड हुआंग, सब्सिडी अप्लाई करने का यह काम क्यों ना मुझे दे दो? पिछले कुछ दिनों में तुम काफी थक चुके हो। ग्रेट डायरेक्टर होने के नाते मैं तुम्हारा थोड़ा बोझ उठा लेता हूं। उसकी जरूरत नहीं है, धन्यवाद। हुआंग शिवोंग ने गर्व से मुस्कुराते हुए अपना फोन और कोट उठाया और सीधे डोर की तरफ बढ़ गए। ऐसा सम्मान भला कौन बेवकूफ अपने हाथ से जाने देता। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में लंबी लाइन लगी हुई थी। किसी और दिन हुआंग शिवोंग कितने भी बेचैन क्यों ना होते, अपनी बारी का इंतजार जरूर करते, लेकिन आज मामला अलग था। वह लाइन के सामने पहुंचे और बोले, मैं अपने स्टूडेंट के लिए नेशनल टीयर एक सब्सिडी अप्लाई करने आया हूं। क्या आप मुझे आगे जाने देंगे? उनकी बात खत्म होते ही पूरे रूम में सन्नाटा छा गया और देखते ही देखते उनके लिए रास्ता खाली हो गया। सिर्फ 5 मिनट से भी कम समय में सारी पेपरवर्क पूरी हो गई। उसी दोपहर 4:30 बजे होंग शी वोंग के नेतृत्व में जिंगा सिटी के अधिकारियों का पूरा दल, जिसमें खुद सिटी गवर्नर भी शामिल थे, सीधे हमारे घर पहुंच गया। मेरे माता पिता ने अपनी जिंदगी में कभी इतने बड़े अधिकारियों से मुलाकात नहीं की थी, इसलिए वे इतने घबरा गए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहाँ रखें और कैसे व्यवहार करें। लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वह यह थी कि इतने बड़े अधिकारी उनसे बिल्कुल पुराने दोस्तों की तरह प्यार और अपनापन दिखाकर बात कर रहे थे। उस रात मैं अपने बिस्तर पर सिटी गवर्नर द्वारा खुद पहुंचाया गया टेस्टिंग क्रिस्टल सीने से लगाए लेटा था, लेकिन बार बार करवट बदलने के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। सिर्फ अपनी बात कह देने से कुछ साबित नहीं होता था। मेरा यह कहना कि मेरी टेरिटरी 1.3 मिलियन स्क्वायर मीटर है, अपने आप में कोई सबूत नहीं था। असली मेजरमेंट के लिए मुझे इस क्रिस्टल को अपनी टेरिटरी के अंदर ले जाना था और फिर उसकी मेजरमेंट के बाद उसे वापस लेकर आना था, तभी सब्सिडी की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती थी। बस एक आखिरी कदम और बाकी था। जैसे ही वह सब्सिडी हमारे हाथ में आती, हमारे पूरे परिवार की जिंदगी सबसे अच्छे तरीके से पूरी तरह बदल जाने वाली थी। लेकिन एक और जरूरी बात थी। पहली बार अपनी टेरिटरी में प्रवेश करते ही 7 दिनों की सर्वाइवल पीरियड शुरू हो जाती थी और उस दौरान अर्थ पर वापस लौटना संभव नहीं था। और कल वह दिन था जब हमारी पूरी क्लास के सभी नए लॉर्ड्स एक साथ अपनी अपनी टेरिटरी में प्रवेश करने वाले थे। इतनी विशाल टेरिटरी के अंदर आखिर मेरा इंतजार क्या कर रहा था? इन्हीं ख्यालों और तरह तरह की कल्पनाओं में डूबा मेरा सिर आखिरकार भारी होने लगा और मैं गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह ठीक 7 बजे मैंने समय के मुताबिक अपने परिवार को अलविदा कहा और ठीक तय समय पर अपनी टेरिटोरी से लिंक हो गया।
अचानक एक चमक हुई, सफेद रोशनी का तेज विस्फोट हुआ, पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने घूमने लगी और मैं बेहोश हो गया। स्क्वी स्क्वी स्क्वी! जब मुझे होश आया तो मेरे कानों में नन्ही और बेहद प्यारी आवाजों की पूरी टोली गूंज रही थी। जैसे ही मेरी आंखें खुलीं, मैं तुरंत उछलकर खड़ा हो गया और पीछे हटते हुए डिफेंसिव स्टैंस में आ गया, क्योंकि कोई भी लॉर्ड अपनी टेरिटरी में प्रवेश करते ही सबसे ज्यादा कमजोर होता है। हालांकि मेरी यह डिफेंसिव स्टैंस पूरी तरह बेकार साबित हुई, क्योंकि मेरे सामने दर्जनों रंग बिरंगी, चिकनी और चमकती हुई जेलीज थीं। स्क्वी स्क्वी! वे जमीन पर उछल उछल कर घूम रही थीं और उनकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें लगातार झपक रही थीं, जैसे हवा से अचानक प्रकट हुए इस नए जीव को देखकर वे बेहद हैरान और उत्सुक हों। मैंने कहा, स्कैन! और हाथ हिलाते ही स्कैन कास्ट कर दिया। टिंग! तभी सिर्फ मुझे दिखाई देने वाला एक पैनल मेरे सामने आ गया। वाटर एलिमेंट स्लाइम, रैंक एफ, लेवल 3, स्ट्रेंथ 1, एंड्योरेंस 1, विजडम 1, स्पिरिट 1, स्पीड 1, टैलेंट, वाटर एलिमेंट अफिनिटी। डिस्क्रिप्शन: दुनिया में मौजूद सबसे कमजोर मॉन्स्टर्स में से एक। ये कभी किसी को परेशान नहीं करता, बल्कि खुद ही हमेशा दूसरों से परेशान होता रहता है। स्वभाव से बेहद डरपोक, गर्म रहने के लिए एक दूसरे से चिपक कर रहना पसंद करता है। सभी स्टैट्स 1। इतनी कमजोर! मैंने राहत की सांस छोड़ी, लेकिन मेरे मन का आधा उत्साह उसी पल ठंडा पड़ गया, क्योंकि किसी टेरिटरी का रैंक उसके अंदर रहने वाले क्रीचर्स के रैंक से भी जुड़ा होता है। इस प्लैनेट का रैंक एसएसएस था, लेकिन यहां मुझे सबसे पहले ऐसे कमजोर जीवों का झुंड मिला था जिनके सभी स्टैट्स सिर्फ 1 थे। अब मुझे शक होने लगा था कि कहीं इस टेरिटरी का एसएसएस रैंक सिर्फ इसके विशाल आकार की वजह से ही तो नहीं है। अगर इन्हीं स्लाइम्स को अपनी स्टार्टिंग मिलिशिया बनाकर आगे बढ़ना पड़ा, तो मेरी टेरिटरी कितनी तेजी से विकसित होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि तभी वही जानी पहचानी भावहीन आवाज एक बार फिर मेरे दिमाग में गूंज उठी। वेलकम टू योर टेरिटरी, प्लैनेट जीरो। 7 दिनों की अडेप्टेशन पीरियड शुरू हो चुकी है। इस दौरान तुम अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं जा सकते। 10 बेसिक मिलिशिया कन्वर्जन टैलिस्मन्स तुम्हारे लॉर्ड स्पेस में भेजे जा चुके हैं। इन्फो, लॉर्ड नेटवर्क और शॉप फंक्शंस अब अनलॉक हो चुके हैं। स्कूल में हमें ये सारी चीजें बहुत पहले ही पढ़ाई जा चुकी थीं, इसलिए मुझे इस जानकारी से कोई खास हैरानी नहीं हुई। लेकिन सबसे जरूरी चीज वे 10 कन्वर्जन टैलिस्मैन्स थे, क्योंकि मेरी टेरिटरी को विकसित करने की असली नींव उन्हीं से बनने वाली थी, और मैं उनमें से एक भी बेकार नहीं कर सकता था। मेरी उंगलियों के पास हल्की सी रोशनी चमकी और एक ग्रे ऑश वाइट टैलिस्मैन मेरे हाथ में आ गया। मैंने रंग बिरंगे स्लाइम्स के उस झुंड को देखा और फिर टैलिस्मैन को वापस रख लिया। मेरे पास सिर्फ 10 टेलिस्मैन्स थे और हर एक अनमोल था, इसलिए इन कमजोर स्लाइम्स पर एक टेलिस्मैन खर्च करना बहुत बड़ा नुकसान होता। मुझे आगे देखना होगा। मैंने सिर हिलाया, अपनी सर्वाइवल पैक से निकाली मिलिट्री नाइफ को कसकर पकड़ा और ईस्ट की तरफ बढ़ गया। मिलिशिया को कन्वर्ट करना और जितनी जल्दी हो सके अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ाना हर लॉर्ड के लिए सर्वाइवल का पहला नियम था। लेकिन ये स्लाइम्स इतने कमजोर थे कि इन्हें कन्वर्ट करना साफ तौर पर बेकार होता। प्लैनेट जीरो जीवन से भरा हुआ था और यहाँ की वेजिटेशन घनी और हरी भरी थी। मैं धीरे धीरे जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी एक हैरान करने वाली बात हुई, क्योंकि स्लाइम्स का वही झुंड उछलता कूदता मेरे पीछे भी आने लगा। मैं चलता तो वे भी चलते, मैं रुकता तो वे भी रुक जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर हंसूं या रोऊं, लेकिन मैंने उन्हें भगाया नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि वे काफी क्यूट थे, और दूसरी बात, खतरे को भांपने की उनकी सेंस काफी तेज थी, इसलिए वे किसी खतरे के आने पर मुझे चेतावनी दे सकते थे। करीब 2-3 मिनट बाद अचानक सारे स्लाइम्स तेजी से रास्ते के किनारे भाग गए। उनमें से कुछ ने अपनी आवाज भी धीमी कर ली और मेरी तरफ देखते हुए स्क्वी स्क्वी करने लगे, जैसे वे मुझे भी छिप जाने के लिए कह रहे हों। मुझे अभी तक कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ था, फिर भी मैंने इन स्थानीय क्रीचर्स पर भरोसा करने का फैसला किया। मैं तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया और अपनी सांस तक रोक ली। तभी मुझे वह आवाज सुनाई दी, एक बेहद हल्की और लयबद्ध सांस लेने की आवाज, जैसे कोई विशाल जीव गहरी नींद में सो रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि कोई ताकतवर क्रीचर अपने साथ खतरा तो लाता ही था, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा मौका भी आता था।
अगर मैंने उसे मिलिशिया यूनिट में कन्वर्ट कर लिया तो मेरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ अचानक कई गुना बढ़ सकती थी, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि उस क्रीचर की ताकत सीधे मेरी टेरिटरी के विकास की ऊपरी सीमा तय करती। आखिर मैं स्लाइम्स के एक झुंड को दुनिया खत्म कर देने वाली ताकत में बदलने की उम्मीद तो नहीं कर सकता था। मैं पंजों के बल बेहद सावधानी से आगे बढ़ा, और जल्द ही मुझे उस आवाज का स्रोत दिखाई दे गया। वहां एक विशाल बेर गहरी नींद में सो रहा था, जिसका पूरा शरीर सिर से पैर तक सुनहरे बालों से ढका हुआ था। उसका शरीर पूरे 3 मीटर लंबा रहा होगा, और वह बस यूं ही जमीन पर पड़ा हुआ था। फिर भी उसे देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ताकत किसी की भी सांस रोक देने के लिए काफी हो। मैंने उस पर स्कैन किया। स्कॉन्ड बियर, रैंक बी, लेवल 2, स्ट्रेंथ 26, एंड्योरेंस 33, विजडम 4, स्पिरिट 5, स्पीड 17, टैलेंट डेंसिटी। इससे होने वाला डैमेज 20% कम हो जाता है। स्किल चेन पाम स्ट्राइक। डिस्क्रिप्शन: एक शांत स्वभाव वाला बेयर टाइप मॉन्स्टर। जब तक उस पर हमला न किया जाए, यह खुद किसी पर हमला नहीं करता। फिश और हनी इसे पसंद है। रैंक बी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। अभी कुछ देर पहले एफ रैंक के कमजोर स्लाइम्स के झुंड को देखकर मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। लेकिन किसने सोचा था कि हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे। आम टेरिटरी में एफ, ई और डी रैंक के क्रीचर्स ही आमतौर पर सबसे अच्छे माने जाते थे, लेकिन यहां बी रैंक का क्रिएचर मौजूद था। ऐसे क्रिएचर्स सिर्फ कुछ बेहद खास और टॉप टियर टेरिटरीज में ही मिलते थे, और जहां तक मुझे पता था उन टेरिटरीज के मालिक लगभग सभी दुनिया के टॉप 1000 सुपर एलाइट्स में शामिल थे। मैं उस सोते हुए विशाल बियर को घूरता रहा, और अपनी सांसें धीमी करते हुए मेरे दिमाग में एक ही ख्याल धीरे धीरे तेज होता गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मेरे पास भी दुनिया के सबसे महान लॉर्ड्स की कतार में शामिल होने का मौका है? 300 साल पहले एक भयानक कैटेक्लिज्म ने पूरी अर्थ को बदलकर रख दिया था। काली धुंध में लिपटे खून के प्यासे डिजास्टर बीस्ट्स आसमान से बरस पड़े थे, और जहां से भी वे गुजरते थे वहां घास की एक पत्ती तक जिंदा नहीं बचती थी। ह्यूमैनिटी के सारे फायर आर्म्स उनके सामने बेकार साबित हो गए, और इंसान कदम दर कदम पीछे हटते चले गए। तभी आसमान से एक विशाल स्टोन टैबलेट आकर गिरी, और अपने साथ लॉर्ड के रूप में अवेकन होने की शक्ति भी लेकर आई। लॉर्ड्स अपनी टेरिटरीज को विकसित कर सकते थे, और फिर वहां जुटाए गए रिसोर्सेस और टेम्ड फाइटिंग फोर्सेस को अर्थ पर वापस लाकर इस युद्ध में शामिल कर सकते थे। तभी ह्यूमैनिटी ने पलट कर लड़ना शुरू किया, और एक के बाद एक सिटी बनाते हुए आज के दिन तक खुद को बचाए रखा। इंसानियत को बचाने के लिए कोई गॉड नहीं आया था। एक के बाद एक लॉर्ड्स ने खुद को इस युद्ध में झोंक दिया था, और अपनी जान देकर इस अर्थ पर आज की दुनिया को बनाया था, जहां कोई गॉड इंसानों को बचाने नहीं आया था। लॉर्ड्स ही ह्यूमैनिटी के गार्डियन डीटीज थे, और मैं जाओयुन अब खुद एक गार्डियन डीटी बनने की बिल्कुल शुरुआती जगह पर खड़ा था। यह ख्याल आते ही मेरी आंखों की चमक और तेज हो गई। चलो, मैंने धीमी लेकिन जोश से भरी आवाज में कहा, और मेरे हाथ में मौजूद कन्वर्जन टैलिस्मैन तुरंत निकलकर सीधे सो रहे श्वान बेयर की तरफ उड़ गया। जब कोई क्रीचर सो रहा हो तब उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, इसलिए टैलिस्मैन इस्तेमाल करने के लिए इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता था। आलो! ग्रे रेडियंस ने पूरे श्वांट बेयर को ढक लिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर अचानक वह ग्रे रेडियंस सिकुड़ने लगी और श्वान बेयर के शरीर के अंदर समा गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने श्वान बेयर को सफलतापूर्वक मिलिशिया यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। श्वान बेयर ने धीरे धीरे अपनी चमकदार आंखें खोलीं। पहले अपने गोल मटोल पंजों को देखा, और फिर मेरी तरफ देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके पूरे चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। श्वान बेयर ने भी आज्ञाकारी ढंग से अपना दायां पंजा उठाया और धीरे से मेरे हाथ पर रख दिया। उसे मेरे कहे एक भी शब्द का मतलब समझ नहीं आता था, फिर भी किसी तरह उसे मेरे करीब होने का एहसास हो रहा था। वह मेरी बात का मतलब समझ पा रहा था और मेरी इच्छा के मुताबिक काम करने को तैयार था। उसने धीमी सी गुर्राहट निकाली, फिर नीचे बैठ गया और अपना विशाल सिर मेरी तरफ लाकर मुझसे प्यार से रगड़ने लगा। मैंने उसकी रोएंदार खोपड़ी को दोनों हाथों से गले लगा लिया और हंस पड़ा।
किसी चीज के बारे में जानना एक बात होती है, उन्हें खुद अनुभव करना बिल्कुल अलग बात थी। जैसे मेरे और इस पेड़ के बीच कोई ऐसी अनजानी डोर जुड़ गई हो जिसे मैं समझा नहीं सकता था। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरे पहले साथी हो और तुम्हारा चेहरा भी कितना मजेदार है। आज से तुम्हारा नाम बिग बियर होगा। बिग बियर को मेरी बात का मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। स्क्वी स्क्वी। पता ही नहीं चला कि कब उन रंग बिरंगे स्लाइम्स का पूरा झुंड हमारे आसपास इकट्ठा हो गया। वे अपनी आंखें सिकोड़कर खुशी से ऊपर नीचे उछल रहे थे, जैसे मेरी जीत का जश्न मना रहे हों। उन्हें देखकर मेरा दिल भी खुशी से भर उठा, क्योंकि इस नई दुनिया में मेरा पहला कदम उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से आगे बढ़ रहा था। सिर्फ एक टैलिस्मन से बी रैंक श्वांट बेयर को अपना मिलिशिया बना लेना, यह शुरुआत ही शानदार थी। अब अगला काम बिल्कुल आसान था। बिग बेयर, ये लो और जाकर एक पेड़ काट कर लाओ। मैंने अपनी सर्वाइवल पैक से एक एक्स निकाली, उसे बिग बेयर के हाथ में थमाई और खुद कुछ बार एक्स चलाने का तरीका करके दिखाया। यही वह समय था जब लॉर्ड और उसकी मिलिशिया के बीच का बंधन पूरी तरह सामने आया। बिग बियर ने अपनी 8 जन्मों की जिंदगी में कभी एक्स तक हाथ में नहीं पकड़ी थी। फिर भी जैसे ही मैंने उसे चलाकर दिखाया, उसने तुरंत एक्स पकड़ ली, अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हुआ और ऐसे अंदाज में पास के एक बड़े पेड़ पर पूरी ताकत से एक्स चला दी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि क्या करना है। क्वैक। पेड़ के तने पर करीब 1 सेंटीमीटर गहरा निशान तो पड़ा, लेकिन एक्स की धार का एक बड़ा हिस्सा भी टूटकर निकल गया। मैं वहीं जम गया। ये वही एक्स थी जो सिटी गवर्नर ने मुझे टॉप टियर सर्वाइवल पैक में दी थी और जिसे अर्थ की सबसे बेहतरीन कारीगरी का नमूना माना जाता था। लेकिन बिग बियर के सिर्फ एक वार में उसकी धार टूट गई। जरूर कुछ गड़बड़ थी। मैंने तुरंत उस साधारण दिखने वाले पेड़ पर स्कैन किया। ग्रीन प्लेन्स फर, रैंक सी, रिसाइकल वैल्यू 20 गोल्ड, सी रैंक टिम्बर। मैंने हैरानी से तेज सांस खींची। आदत से मजबूर होकर मैंने मान लिया था कि जमीन पर जगह जगह उगे ये साधारण दिखने वाले पेड़ ज्यादा से ज्यादा ई रैंक होंगे, जिन्हें काट कर बस एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जा सकती है। लेकिन किसे पता था कि बिग बियर का एक साधारण वॉर हमें सीधे ट्रेजर ट्री पर ले आएगा। मुझे यह बात अच्छी तरह याद थी कि अर्थ पर सी रैंक टिम्बर का सिर्फ एक टुकड़ा भी 6 फिगर में बिक सकता था, और इस वक्त जहां तक मेरी नजर जा रही थी, ऐसे पेड़ हर तरफ फैले हुए थे। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और मैंने आसपास की चट्टानों, फूलों, घास और बाकी पेड़ों पर एक के बाद एक स्कैन करना शुरू कर दिया। रिजल्ट देखकर मेरे हाथ तक कांपने लगे। ये साधारण दिखने वाले फूल, घास और पेड़, इनमें सबसे कमजोर भी डी रैंक के थे। सी रैंक वाले तो ज्यादातर थे ही, और उनके बीच बी रैंक और ए रैंक वाले भी मौजूद थे। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, ये तो सोने के एक विशाल पहाड़ से भी बढ़कर था। उसी पल मुझे आखिरकार समझ आया कि मेरी टेरिटोरी को एसएसएस रैंक क्यों दिया गया था। इतनी विशाल जगह में जमीन के ऊपर ही हर तरफ बेशकीमती खजाने बिखरे हुए थे। एसएसएस रैंक, ये सच में पूरी तरह जायज था। लेकिन अब एक नई परेशानी सामने आ गई थी। चारों तरफ ट्रेजर ट्रीज ही ट्रेजर ट्रीज थे, जो सुनने में तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मैं इन्हें काटूंगा कैसे? एक टॉप टियर एक्स तक टूट चुकी थी। मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। ठीक है, शायद अमीर लोगों की परेशानियां ऐसी ही होती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बिग बियर ने मेरे मन की बात पढ़ ली हो। उसने एक्स एक तरफ फेंकी, जोरदार दहाड़ लगाई और अपनी विशाल हथेली ग्रीन प्लेन्स फर पर दे मारी। धड़ाम। वह पेड़, जिसके तने को 2 लोगों को अपने हाथों से घेरने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती, जोर से हिल गया। गर्र। एक वार काफी नहीं था, इसलिए बिग बियर ने दोनों पंजों से पेड़ पर हमला शुरू कर दिया। उसकी विशाल हथेलियां बारिश की तरह लगातार पेड़ पर बरसने लगीं। धड़ाम, 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 धड़ाम। पूरे आधे मिनट तक वह लगातार उस पेड़ को पीटता रहा और आखिरकार ग्रीन प्लेन्स पर उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाया। चर्रर की आवाज के साथ विशाल पेड़ जोर से जमीन पर आ गिरा। तुम तो कमाल हो! मैंने बिग बियर को देखकर अंगूठा ऊपर किया। बिना किसी टूल के नंगे हाथों से पेड़ गिरा दिया। सच में बी रैंक स्कॉन्ट बियर कहलाने के लायक हो। इतनी देर तक लगातार पेड़ पर वार करने के बाद बिग बियर जोर जोर से सांस ले रहा था, लेकिन आखिरकार पेड़ अब हमारा था। हालांकि
इतनी कीमती टिम्बर का इस्तेमाल सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी बनाने में करना किसी खजाने को बर्बाद करने जैसा होता। इसलिए मैंने अपना ध्यान लॉर्ड नेटवर्क की तरफ कर दिया। लॉर्ड नेटवर्क की मदद से लॉर्ड्स आपस में बात कर सकते थे और रिसोर्सेस का लेन देन भी कर सकते थे। मेरे पास ऑर्डिनरी टिम्बर नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि किसी और के पास भी नहीं होगा। मेरे होंठों के कोने ऊपर उठे और मैंने लॉर्ड नेटवर्क खोल दिया। लॉर्ड नेटवर्क पर मैसेजेस इतनी तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे कि पढ़ना मुश्किल हो रहा था। मैं एक सुनसान आइलैंड पर फंस गया हूं। यहां मेरे और एक पेड़ के अलावा कोई जीवित चीज नहीं है। मैं इसे कैसे बदलूं? ऑनलाइन हूं, जल्दी मदद चाहिए। एक पेड़ से शुरुआत करो और फिर शानदार एवोल्यूशन की राह पर चलो। भाइयों, मेरी बेकार सी विलेज में आखिर बूढ़े लोगों और दादियों के अलावा कुछ क्यों नहीं है? मेरे पास तो एल्डरली मिलिशिया कोर है। इतना भी बुरा नहीं है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरी टेरिटरी सच में एक बाथरूम जितनी है। मैं आखिर इसका डेवलपमेंट कैसे करूं? मैगॉड मोबिलाइजेशन। कम से कम तुम्हारे पास प्रोटीन की कमी नहीं होगी। प्लेग। मैंने कुछ देर तक मैसेजेस देखे और जल्द ही समझ गया कि ज्यादातर लोग मदद मांग रहे थे या अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे थे, और यह बात समझ में भी आती थी। जिन लॉर्ड्स की टेरिटरीज सच में अच्छी तरह डेवलप हो रही थीं, वे इस वक्त सिर झुकाकर डेवलपमेंट में लगे होंगे। आखिर किसके पास यहां बैठकर चैट करने का समय था? लॉर्ड नेटवर्क पर ज्यादातर वही लोग दिखाई दे रहे थे जो किसी न किसी परेशानी में फंस चुके थे। मेरा स्मॉल टॉक करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने सीधे ग्रीन प्लेन्स फर की जानकारी पोस्ट कर दी। एक ग्रीन प्लेन्स फर के बदले ऑर्डिनरी टिम्बर चाहिए। मैसेज भेजते ही लॉर्ड नेटवर्क की स्क्रॉल स्पीड अचानक कई गुना बढ़ गई। होली क्रैप! सी रैंक ट्रेजर वुड! भाई, इतनी अच्छी चीज अभी ट्रेड कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी बातें मत बनाओ। वह ट्रेड करना चाहता है। तुम्हें क्या? मैं 10 पीसेस ऑर्डिनरी टिम्बर दूंगा। मैं 30 पीसेस दूंगा। अब हम दोस्त हैं। यह तो सच में कोई बड़ा शॉट है। सी रैंक ट्रेजरवुड को ऐसे दे रहा है जैसे कोई मामूली चीज हो। सोच भी नहीं सकता इसकी टेरिटरी की क्वालिटी कितनी शानदार होगी। पीप पीप पीप। देखते ही देखते सैकड़ों फ्रेंड रिक्वेस्ट्स एक साथ आने लगी और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कोई भी मूर्ख नहीं था। हर कोई अच्छी तरह जानता था कि इस डेवलपमेंट के शुरुआती समय में सी रैंक ट्रेजरवुड निकाल पाना कितना बड़ी बात थी। मेरे पास एक ऐसी चीज थी जो इस वक्त लगभग गारंटीड विन के बराबर थी। आई हुई ढेर सारी रिक्वेस्ट में से मैंने उस व्यक्ति की रिक्वेस्ट चुनी जिसने 30 पीसेस ऑर्डिनरी टिम्बर ऑफर किए थे। लियोन क्वा। 30 पीसेस ऑर्डिनरी टिम्बर, जिसकी अर्थ पर कीमत करीब 1,50,000 थी, के बदले एक सी रैंक ग्रीन प्लेन्स पर। मेरे हिसाब से यह बराबर का सौदा था। लियोन क्वान, 30 पीसेस ऑर्डिनरी टिम्बर के बदले मेरा ग्रीन प्लेन्स फर। डील? डील। मैंने तुरंत ट्रेड शुरू कर दिया। लियोन क्वान ने भी बेहद तेजी से रिस्पॉन्स दिया और पलक झपकते ही ट्रेड स्लॉट में 30 पीसेस रेड ओक टिम्बर डाल दिया। मैंने कंफर्म दबा दिया। ट्रेड कंप्लीट। लॉस्ट ग्रीन प्लेन्स फर ×1, गेंड रेड ओक ×30। लियोन क्वान ने मैसेज भेजा, जब भी तुम्हें टिम्बर की जरूरत हो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैंने जवाब दिया, ठीक है। वहीं दूसरी दुनिया में एक लॉगिंग कैंप के अंदर लियोन क्वन लकड़ियों के पहाड़ के ऊपर बैठा था और अभी अभी हासिल किए गए ग्रीन प्लेन्स फर पर अपनी उंगलियां धीरे धीरे फेरते हुए उसके चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। वह सोच रहा था, ये जाओ यून सच में बेवकूफ है या फिर इसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि इन्हें रखने की जगह ही नहीं बची। डेवलपमेंट के इतने शुरुआती समय में सी रैंक टिम्बर ट्रेड कर रहा है। क्या इसे पता भी नहीं कि आगे चलकर हीरो टेवरन बनाने के लिए यह कितना जरूरी मटेरियल है? लेकिन चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही है। इसके जैसे बेवकूफ ना हो तो मुझे इतनी सस्ती कीमत में ऐसा सौदा कहां से मिलता? उसने ग्रीन प्लेन्स फर को देखते हुए सोचा, अगर मैं ऐसे 20 और इकट्ठा करके एक सेट बना लूं तो अपने लॉर्ड लेवल को 5 तक बढ़ाकर ब्लूप्रिंट अनलॉक कर सकता हूं और फिर हीरो टावन बना सकता हूं। और जैसे ही मेरा पहला हीरो समन हो गया, इस जनरेशन के नंबर 1 लॉर्ड के टाइटल के लिए मुझे चुनौती देने वाला आखिर बचेगा ही कौन? रेड ओक मिलने के बाद मैंने तुरंत वही निर्माण शुरू नहीं किया, बल्कि पहले बिग बियर को साथ लेकर एक खुली जगह ढूंढने निकल पड़ा। खुली जगह कहने को तो वह जगह थी, लेकिन असल में वह सिर्फ करीब 100 स्क्वायर मीटर की थी। फिर भी इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरे इस जंगल में इतनी खुली जगह मिलना अपने आप में दुर्लभ था। अगर मैं और आगे जाकर तलाश करता तो समय भी बर्बाद होता और किसी अनजान खतरे का सामना करने का जोखिम भी रहता।
इसलिए मैंने तय किया कि यही जगह काफ़ी है। इसके बाद मैंने क्लीयरिंग के ईस्ट साइड में मिलिशिया कन्वर्जन स्टेशन का ब्लूप्रिंट इस्तेमाल किया। सुनहरी रोशनी की एक चमक हुई और देखते ही देखते हवा से एक हल्के सुनहरे रंग का फ्रेम उभर आया। उसमें टिम्बर भरते ही कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस आगे बढ़ने वाला था और भारी काम मैंने बिग बियर के जिम्मे छोड़ दिया। गरर! बिग बियर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, उत्साह दिखाने के लिए अपनी छाती पर पंजा मारा, फिर रेड ओक को उठाकर काम में लग गया। जैसे ही पहला लॉग अंदर गया, एक प्रोग्रेस बार सामने आ गया। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस 5%। एस्टिमेटेड टाइम 20 मिनट्स। सिर्फ 20 मिनट? इतनी जल्दी? मैंने पलक झपकाई, फिर इस बात को छोड़ दिया क्योंकि आखिर बिग बियर सिर्फ लेवल 2 का बी रैंक स्क्वांटबियर था और उसकी स्ट्रेंथ 26 थी। यानी उसके स्टैट्स एक साधारण मिलिशिया यूनिट से कई गुना ज्यादा थे, इसलिए उसका इतनी तेजी से काम करना स्वाभाविक ही था। आखिर हाई स्टैट्स का फायदा अब साफ समझ में आ रहा था। स्क्वीज स्क्वीज स्क्वीज। स्लाइम्स भी मदद करना चाहते थे। वे फ्रेम के आसपास इधर उधर दौड़ रहे थे, लॉग्स के आसपास उछल रहे थे और खुद भी काम में हाथ बटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके स्टैट्स बहुत कम थे। दर्जनों स्लाइम्स एक साथ मिलकर भी एक अकेले लॉग को हिला नहीं पा रहे थे। गर्र गर्र! बिग बियर अगला लॉग उठाकर ला रहा था कि उसकी नजर उन स्लाइम्स पर पड़ी। उसने दोनों पंजे अपनी कमर पर रखे और मुस्कुराने लगा, जैसे वह उनका मजाक उड़ा रहा हो कि उन्हें अपनी औकात का पता ही नहीं है। स्क्वी! स्लाइम्स के छोटे छोटे चेहरे तुरंत उतर गए और वे मायूस होकर जमीन पर झुक गए। बिग बियर! मैंने उसे हल्के से डांटा और आगे बढ़कर उन स्लाइम्स को प्यार से सहलाते हुए उन्हें दिलासा दिया। ये छोटे जीव भले ही बहुत कमजोर थे, लेकिन काफी चंचल और प्यारे थे। अगर इनके स्टैट्स थोड़े भी ज्यादा होते तो मैं इन्हें भी कन्वर्ट करने के बारे में जरूर सोचता। स्क्वी स्क्वी! मेरी थोड़ी सी मनुहार मिलते ही वे फिर से खुश हो गए और मेरे आसपास उछलने कूदने लगे। 20 मिनट बाद आखिरकार आवाज आई। कंग्रेचुलेशंस! तुमने मिलिशिया कन्वर्जन स्टेशन सफलतापूर्वक बना लिया है। गुणा 1। मिलिशिया कन्वर्जन स्टेशन आसपास मौजूद उसी प्रकार के क्रीचर्स को आकर्षित करता है और उन्हें मिलिशिया में कन्वर्ट करता है। क्या इसे श्वांट बेयर मिलिशिया कन्वर्जन स्टेशन के रूप में डेजिग्नेट करना है? यस। इसके बाद स्टेशन के दरवाजे पर एक कार्टून श्वांट बेयर वाला लकड़ी का साइन टांग दिया गया। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया क्योंकि यह फैसला बिल्कुल सही था। हाई रैंक टिम्बर को काटने में बहुत ज्यादा स्टेमिना खर्च होती थी, इसलिए मैंने सी रैंक टिम्बर को ऑर्डिनरी टिम्बर के बदले ट्रेड कर दिया था, जिससे न सिर्फ बहुत सारी मेहनत बच गई बल्कि कंस्ट्रक्शन भी काफी तेजी से पूरा हो गया। ऊपर से देखने पर यह ट्रेड नुकसान का सौदा लगता था, लेकिन असल में यह मेरे लिए पक्का फायदा था। अब श्वांट बेयर कन्वर्जन स्टेशन तैयार हो चुका था, इसलिए आसपास के श्वांट बेयर्स लगातार यहां खिंचे चले आएंगे और एक के बाद एक मिलिशिया में कन्वर्ट होते जाएंगे। अब मेरी ताकत धीरे धीरे बढ़ने वाली थी। शुरुआत में बहुत सारे लॉर्ड्स को सही मिलिशिया नहीं मिल पाती थी, इसलिए उन्हें खुद ही अपनी टेरिटरी में मेहनत करने वाले मजदूर बनना पड़ता था। लेकिन मेरी शुरुआत ही एक बी रैंक बिग बेयर से हुई थी और आगे चलकर मेरे पास बेयर्स का पूरा झुंड होगा जो मेरे लिए सारे काम करेगा। अगर यही रफ्तार बनी रही तो मैं बाकी सभी लॉर्ड्स को बहुत पीछे छोड़ दूंगा। मैं अभी इसी कल्पना में खोया हुआ था कि अचानक तेज हवा चलने लगी। मेरे चारों तरफ खड़े सारे पेड़ तेज हवा के दबाव में लगभग जमीन तक झुक गए। अभी अभी बना मिलिशिया कन्वर्जन स्टेशन भी हवा के झोंकों में चरमराने और कराहने लगा। बिग बेयर तुरंत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और नॉर्थ की तरफ देखते हुए बार बार गुर्राने लगा। वहीं स्लाइम्स तेज हवा के झोंके में जमीन से उठकर दूर जा गिरे। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह हवा प्राकृतिक नहीं थी, कोई बेहद ताकतवर क्रीचर अविश्वसनीय रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा था। स्क्री! अचानक एक तेज और गूंजती हुई बर्ड क्राई सुनाई दी। आसमान में एक लाल बिंदु शूटिंग स्टार की तरह दिखाई दिया और अगले ही पल वह मेरे सिर के ठीक ऊपर आकर हवा में टकराता हुआ सा रुक गया। एक झुलसा देने वाली हवा चारों तरफ फैल गई और घने पेड़ ऐसा कराने लगे जैसे वे उस दबाव को सह ही नहीं पा रहे हों। बिग बियर ने अपने चारों पंजे जमीन में गड़ा दिए, फिर भी वह लगातार पीछे की तरफ धकेला जाता रहा और उसके पंजों ने जमीन पर 4 गहरी लकीरें खींच दी। हालांकि बिग बियर की वजह से मैं पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। हमसे एक 100 मीटर से भी कम दूरी पर एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर आग जैसे लाल पंखों से ढका एक शानदार विशाल बर्ड बैठा हुआ मुझे घूर रहा था। सिर्फ उसकी नजर से नजर मिलते ही मेरे शरीर में सिर से पैर तक ठंडक दौड़ गई। इस वक्त मेरा जिंदा रहना या मरना बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं था।
अगर मुझे बी रैंक बिग बियर मिल सकता था तो इसका मतलब था कि इस दुनिया में इससे भी ऊंचे रैंक वाले क्रिएचर्स जरूर मौजूद होंगे। मुझे इसकी उम्मीद थी, बस मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उनका सामना हो जाएगा। स्कैन। अगर मुझे मरना ही था तो कम से कम यह जानकर मरना चाहता था कि आखिर मुझे मारने वाला कौन है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि अगर वह सच में मुझे मारना चाहता तो मेरे पास पंख होते तब भी मैं उससे बच नहीं सकता था। इसलिए मुझे दुश्मन को जानना था और खुद को भी, ताकि बचने की उस छोटी सी संभावना पर दांव लगा सकूं। ब्लेजिंग सन डिवाइन बर्ड। रैंक SSS। लेवल स्ट्रेंथ, एंडुरेंस, स्पीड, टैलेंट, स्किल। डिस्क्रिप्शन: स्काई और सन का प्रिय, आग से बना एक घमंडी डिवाइन बर्ड। ये किसी भी क्रीचर को अपनी शान के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं देता। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। सिर्फ कुछ मामूली जानकारी के अलावा बाकी सब जगह क्वेश्चन मार्क्स थे। अनएबल टू स्कैन। इसका मतलब था कि हमारे बीच ताकत का अंतर इतना ज्यादा था कि मेरा स्कैन भी उसकी असली ताकत को पढ़ नहीं पा रहा था, और उसका रैंक SSS था। मुझे यह बात अच्छी तरह याद थी कि अर्थ पर किसी भी लॉर्ड की सेवा करने वाला सबसे ताकतवर झात क्रिएचर सिर्फ S रैंक का था। यहां तक कि पिछले 300 सालों से दुनिया को तबाह करने वाले डिजास्टर बीस्ट्स में भी उनका बीस्ट किंग सिर्फ SS रैंक का था। लेकिन मैं अपनी टेरिटरी में आए कितना समय हुआ था और मैं पहले ही SSS रैंक क्रिएचर से टकरा चुका था। आखिर यह कैसी दुनिया थी? क्या ऐसा हो सकता है कि SSS रैंक टेरिटरी ने सच में SSS रैंक क्रिएचर को जन्म दिया हो? अर्थ पर सिर्फ एक SS रैंक डिजास्टर बीस्ट 10,000 इंसानों की पूरी आर्मी को अकेले कुचल सकता था। तो फिर SSS रैंक अस्तित्व किस तरह का खौफ लेकर आया होगा? मैं इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। और तभी, जब मैं डर के मारे अंदर ही अंदर कांप रहा था, ब्लेजिंग सन डिवाइन बर्ड ने अचानक टकार ली। उसके साथ ही उसके मुंह से आग का एक भयंकर गोला बाहर निकला। तेज हवा के साथ मिलते ही वह आग और भी फैल गई और पलक झपकते ही साउथ की तरफ जंगल का एक विशाल हिस्सा पूरी तरह जलकर जमीन के बराबर हो गया। स्क्री! टकार लेने के बाद ब्लेजिंग सन डिवाइन बर्ड जैसे काफी आराम महसूस करने लगा और उसकी आवाज भी पहले से कुछ ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा, अपने पंख फैलाए, आग से बनी लाल शूटिंग स्टार में बदल गया और वेस्ट की तरफ के आसमान में गायब हो गया। उसके जाने के काफी देर बाद तक मैं वहीं जड़ बनकर खड़ा रहा और मेरे पूरे शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। कितना करीब था, ये बहुत ही करीब था। वह घमंडी था, लेकिन उसने मुझे मारने का इरादा नहीं किया था। मगर उसकी उस एक डकार की दिशा जरा सी भी बदल जाती तो मैं भी उसी जले हुए जंगल की तरह इसी वक्त राख बन चुका होता। स्क्वी! स्लाइम्स उछलते हुए वापस लौट आए। उनमें से हर एक को कम या ज्यादा चोट लगी थी और वे बेहद दयनीय लग रहे थे। स्क्वी स्क्वी! अचानक कुछ फायर एलिमेंट स्लाइम्स आसमान तक ऊंचा उछले और बेहद उत्साह से अपने छोटे छोटे हाथों से साउथ की तरफ जली हुई जमीन की ओर इशारा करने लगे। तुम लोग चाहते हो कि मैं वहां जाकर देखूं? स्क्वी स्क्वी स्क्वी! ये सुनते ही वे और ज्यादा उत्साहित हो गए और मेरे आगे आगे उछलते हुए रास्ता दिखाने लगे। बिग बेयर और मैं थोड़े संदेह के साथ उनके पीछे चल पड़े। स्लाइम्स की खतरे को महसूस करने की सेंस काफी तेज थी, इसलिए अगर वे खुद उस तरफ जाने की हिम्मत कर रहे थे तो शायद वहां ज्यादा खतरा नहीं था। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे कि आखिरकार उस जगह पहुंच गए। जो जंगल कुछ देर पहले तक हरा भरा था, अब वहां सिर्फ काली जली हुई जमीन और राख का एक लंबा चौड़ा इलाका बचा था। मैंने सिर हिलाया। ऐसी हालत में यहां अगर कुछ मौजूद भी रहा होगा तो वह भी जलकर राख हो चुका होगा, है ना? और जैसे जैसे हम इस जले हुए इलाके के बीच की तरफ बढ़ रहे थे, तापमान और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मैं अभी बर्न जोन के सेंटर से काफी दूर था, फिर भी मेरे शरीर से लगातार पसीना बह रहा था। मेरे नीचे की जमीन किसी लाल तपते लोहे की प्लेट जैसी हो चुकी थी और उसकी भयानक गर्मी से ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद आग पर चल रहा हूं। स्क्वी! फायर एलिमेंट स्लाइम्स मुझसे दूर नहीं भागे, बल्कि खुद ही उस तपती जमीन पर उछलते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें न आग का डर था और न ही इतनी भयंकर गर्मी का, जैसे इस पूरे वातावरण का उन पर जरा भी असर नहीं हो रहा हो। वे काफी दूर तक उछलते हुए आगे चले गए और धीरे धीरे मेरी नजरों में एक छोटे से लाल बिंदु जितने रह गए। फिर आखिरकार एक जगह रुक गए और जमीन खोदने लगे। वे काफी देर तक खुदाई करते रहे, लेकिन अचानक
उनके बीच खुशी की आवाजें गूंज उठीं और वे एक आग जैसे लाल क्रिस्टल को अपने बीच संभाले हुए उछलते कूदते मेरी तरफ लौट आए। मैंने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग मुझे इतनी दूर सिर्फ इसे ढूंढने के लिए लेकर आए थे? स्क्वीज स्क्वी। उनमें से एक ने क्रिस्टल को सीधे मेरी हथेली में रख दिया। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, उसका एहसास, उसका रंग और उसकी पूरी मौजूदगी ही कुछ असाधारण होने का एहसास दे रही थी। मैंने तुरंत कहा, स्कैन, ब्लेजिंग सन, ब्रेथ क्रिस्टल, रैंक एस। डिस्क्रिप्शन: ब्लेजिंग सन डिवाइन बर्ड के शरीर के अंदर मौजूद धुंधली आग से बना क्रिस्टल। ये एक बार इस्तेमाल होने वाला थ्रोविंग आइटम है। फटने के बाद इसके प्रभाव वाले क्षेत्र में हर सेकंड 1000 फायर डैमेज करता है और इसका असर 10 सेकंड तक रहता है। रिसाइकल वैल्यू 2 लाख गोल्ड। मैंने हैरानी से तेज सांस खींची। हर सेकंड 1000 डैमेज और लगातार 10 सेकंड तक, यानी कुल 10,000 डैमेज। बिग बेयर की एंड्योरेंस 33 थी और फॉर्मूला के हिसाब से हेल्थ बराबर एंड्योरेंस गुणा 10 होता था, यानी उसके पास पूरे 330 एचपी थे और उसे पहले से ही मोटी चमड़ी और बेहद मजबूत शरीर वाला माना जाता था। लेकिन अगर बिग बेयर भी ऐसी चीज के सामने आ जाए तो वह 1 सेकंड भी टिक नहीं पाएगा। मैंने तुरंत उसे लाइटनिंग स्पीड से अपने लॉर्ड स्पेस में रख दिया, क्योंकि इतनी खतरनाक चीज को एक पल भी हाथ में पकड़े रखना मुझे जरूरत से ज्यादा जोखिम भरा लग रहा था। इसके बाद मेरी नजर फायर एलिमेंट स्लाइम्स पर गई। वे अपनी छोटी छोटी छातियां फुलाए हुए मेरे सामने खड़े थे, जैसे किसी इनाम और तारीफ का इंतजार कर रहे हों, और मैं खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। इस बार उन्होंने सच में मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया था। एक अच्छे लॉर्ड के लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट साफ रखना बुनियादी नियम होता है, और भले ही मेरे पास रिसोर्सेज सीमित थे, फिर भी मुझे उन्हें कुछ न कुछ देना ही था। मैंने अपनी सर्वाइवल पैक का पूरा सामान बाहर निकालकर जमीन पर रख दिया। शायद फायर एलिमेंट क्रिएचर को इनमें से कुछ पसंद आ जाए। एक लाइटर, एक फ्लैश लाइट, कंप्रेस्ड बिस्कुट्स, एनर्जी जेलीज। मैंने कहा, तुम्हें जो पसंद आए ले लो। स्क्वी। स्लाइम्स अजीब अजीब आकार वाली इन चीजों के ढेर को घूरने लगे। उनकी आंखें जैसे घूम रही थीं और उनके छोटे चेहरों पर साफ दिख रहा था कि वे फैसला नहीं कर पा रहे हैं। काफी देर तक उनमें से किसी को भी कोई चीज पसंद आती नजर नहीं आई, तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। लेकिन तभी एक फायर एलिमेंट स्लाइम की नजर एनर्जी जेली पर टिक गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी छोटी सी भुजा आगे बढ़ाई और जोर से सिर हिला दिया। स्क्वीक, आखिर तुमने जेली ही चुनी? मैं हंस पड़ा, क्योंकि सोचा जाए तो यह चुनाव इतना अजीब भी नहीं था। स्लाइम्स खुद भी नरम और उछलने वाले होते थे, बिल्कुल जेली की तरह। इसलिए उनका जेली चुनना भले ही अप्रत्याशित था, लेकिन पूरी तरह समझ में आने वाली बात थी। मैंने कहा, लो, इसे खाकर देखो। मैंने एक जेली का पैकेट खोला और उसे फायर एलिमेंट स्लाइम के सामने कर दिया। वह पहले बाईं तरफ देखने लगा, फिर दाईं तरफ, और अचानक उछल कर पूरी जेली को उसके रैपर समेत निगल गया। उसका पूरा शरीर कुछ पल तक ऐसे हिलता रहा जैसे वह उसे चबा रहा हो। टुई! अगले ही पल उसने प्लास्टिक रैपर बाहर थूक दिया, जबकि अंदर की जेली पूरी तरह गायब थी। स्क्वी! उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके छोटे से चेहरे पर ऐसी खुशी दिखाई दी जैसे उसे जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना मिल गया हो। लेकिन अगले ही पल उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी और उसकी चोटें मेरी आंखों के सामने इतनी तेजी से ठीक होने लगीं कि मैं वहीं जम गया। मैंने मन ही मन सोचा, मैंने भले ही कभी पोर्क न खाया हो, लेकिन पिग्स को दौड़ते हुए जरूर देखा है। ये चमक, ये तो लेवल अप की रोशनी थी। लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अब तक जितने भी क्रीचर्स के बारे में जाना गया था, वे सभी बैटल के जरिए एक्सपीरियंस हासिल करके लेवल अप करते थे। सिर्फ एक जेली खाने से लेवल अप होना, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था। अच्छा हुआ कि मेरे पास स्कैन था। वाटर एलिमेंट स्लाइम, रैंक एफ, लेवल 4। ओरिजिनली लेवल 3, नाउ लेवल 4। यह सच में लेवल अप हो चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही लेवल अप की सीमा के बिल्कुल करीब था और जेली ने बस उसे थोड़ा सा धक्का दे दिया? लेकिन अपनी आंखों के सामने यह सब होने के बावजूद मुझे यकीन करना मुश्किल लग रहा था। सिर्फ जेली खाने से लेवल अप होना बहुत ही बेतुका था। मैंने जांच करने के लिए दूसरी जेली खोली, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोला, पास का एक और स्लाइम अचानक उछला और पूरी जेली को एक ही बार में निगल गया। मुझे समझ नहीं आया कि इस पर हंसूं या रोऊं।
कुछ ही देर बाद उसके शरीर पर भी सुनहरी लेवल अप की रोशनी चमकने लगी। मैंने तुरंत स्कैन किया और रिजल्ट देखकर मेरी आंखें फैल गईं। लेवल 4। ये कोई संयोग नहीं था, असली वजह जेली थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने उसी स्लाइम को लगातार 3 और जेलीज खिला दी। तीनों जेलीज खत्म होते ही वह सीधे लेवल 4 से लेवल 7 पर पहुंच गया। ऐसा रास्ता जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं उस स्लाइम को देखता रहा जो डकारें लेते हुए अभी भी और जेली मांग रहा था, लेकिन उसका पेट अब और जेली रखने की हालत में नहीं था। जबकि मेरे दिमाग में एक के बाद एक नए विचार उमड़ने लगे थे। स्लाइम्स के स्टैट्स कम थे और एफ रैंक मॉन्स्टर्स की ग्रोथ भी कमजोर थी, इसलिए एक लेवल अप से सिर्फ 1 पॉइंट का फायदा मिलता था, लेकिन उन्हें लेवल अप कराना अविश्वसनीय रूप से आसान था। एक जेली, एक लेवल, और एनर्जी जेली की कीमत सिर्फ 30 युआन थी। हाँ, ये ऑर्डिनरी जेली के मुकाबले महंगी जरूर थी, लेकिन कोई ऐसी लग्जरी चीज भी नहीं थी जिसे आम इंसान खरीद ही न सके। सिर्फ 30 युआन में एक स्टेट पॉइंट। अगर किसी भी लॉर्ड को इस एक्सचेंज रेट के बारे में पता चल जाए तो वह खुशी से पागल हो जाएगा। जब तक मैं चाहूं, मैं इन स्लाइम्स को बिना किसी सीमा के जेली खिला सकता था और उन्हें पागलों की तरह लेवल अप करवा सकता था। बस दो चीजें इस ग्रोथ को सीमित कर रही थीं। पहली थी एक ही ट्रिप में अर्थ से जितने सप्लाईज लाए जा सकते थे उनकी जगह की सीमा, और दूसरी थी स्लाइम्स की भूख। कोई भी स्लाइम 4 जेलीज खाने के बाद पेट भर जाने के कारण और नहीं खा सकता था, और उन्हें पचाने में कितना समय लगता था यह अभी साफ नहीं था, लेकिन इतना भी काफी था। मुझे कॉम्बैट स्ट्रेंथ को तेजी से बढ़ाने का एक रास्ता मिल चुका था। फिर भी अभी हर जगह जाकर स्लाइम्स को मिलिशिया के रूप में इकट्ठा करने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मैं अभी अभी अपनी टेरिटरी में आया था। इस समय मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपना लेवल बढ़ाना, नए ब्लूप्रिंट्स अनलॉक करना, टेरिटरी का बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करना और इन 7 दिनों को सुरक्षित तरीके से पूरा करना था। इसके अलावा मेरे पास अभी इतने जेलीज भी नहीं थे कि मैं स्लाइम्स को लगातार खिला सकूं। इसलिए मैंने अपने ओरिजिनल प्लान के मुताबिक पहले रेसिडेंसेस बनाने का फैसला किया। रेजिडेंस और मिलिशिया कन्वर्जन स्टेशन दोनों ही ऐसे ब्लूप्रिंट्स थे जो लेवल 1 पर ही उपलब्ध होते थे। कन्वर्जन स्टेशन मिलिशिया को इकट्ठा करता था, जबकि रेजिडेंस उनकी लॉयल्टी संभालता था। अगर मिलिशिया को भूखा रखा जाए या उनके पास आराम करने की जगह न हो तो उनकी लॉयल्टी कम होने लगती थी, और अगर लॉयल्टी बहुत नीचे गिर जाए तो वे या तो रायट कर सकते थे या फिर टेरिटरी छोड़कर भाग सकते थे। सबसे जरूरी बात यह थी कि एक रेजिडेंस और एक मिलिशिया कन्वर्जन स्टेशन का एक सेट तैयार होते ही मेरा लॉर्ड लेवल 2 पर पहुंच सकता था, जिससे लंबर मिल, माइन और ग्रेनरी के ब्लूप्रिंट्स अनलॉक हो जाते। रेजिडेंस बनाने के लिए भी 20 पीसेस टिम्बर की जरूरत थी। एक बार फिर बिग बियर ने लंबर जैक की जिम्मेदारी संभाल ली। चर्राक, धड़ाम, एक और ग्रीन प्लेन्स पर जमीन पर आ गिरा। मैंने टिम्बर इकट्ठी की और लियोन क्वां से संपर्क किया। लॉस्ट, ग्रीन प्लेन्स पर *1, गेंड, रेड ओक *30। बिग बियर ने आराम करने का नाम तक नहीं लिया और सीधे कंस्ट्रक्शन में लग गया। 20 मिनट बाद आवाज आई, कंग्रेचुलेशंस, तुमने सफलतापूर्वक एक रेजिडेंस बना लिया है। *1, रेजिडेंस हर रात मिलिशिया को +5 हेल्थ और +5 लॉयल्टी रिस्टोर करता है। कैपेसिटी 0/4। उसी समय मेरे सामने सुनहरी रोशनी तेजी से चमकी और एक के बाद एक नोटिफिकेशन सामने आने लगे। रेजिडेंस *1 और मिलिशिया कन्वर्जन स्टेशन *1 सफलतापूर्वक पूरा होने के कारण तुम्हारा लेवल बढ़कर लेवल 2 हो गया है। स्किल लर्नड, कॉम्बैट सिंक, लॉर्ड स्पेस एक्सपैंडेड, लंबर मिल और ग्रेनरी ब्लूप्रिंट्स अनलॉक हो गए हैं। लेवल अप। मैंने तुरंत अपना पैनल खोला। शॉयुन, लेवल 2, स्ट्रेंथ 7, एंड्योरेंस 6, विजडम 8, स्पिरिट 17, स्पीड 7, स्किल्स, स्कैन, कॉम्बैट सिंक, ब्लूप्रिंट्स, रेजिडेंस, मिलिशिया कन्वर्जन स्टेशन, सब्जेक्ट्स श्वांडबेयर *1। इसके बाद मैंने अपनी नई स्किल खोली, कॉम्बैट सिंक। अपने कमांड के तहत मौजूद एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसके स्टैट्स को लॉर्ड के स्टैट्स के साथ सिंक करें। कूलडाउन 5 डेज। आखिरकार मुझे खुद की रक्षा करने के लिए एक एबिलिटी मिल ही गई थी।
मैंने बिना किसी देरी के बिग बियर पर कॉम्बैट सिंक इस्तेमाल कर दिया और अगले ही पल मेरे शरीर के अंदर अचानक जबरदस्त वाइटलिटी और ताकत का एक विशाल प्रवाह उमड़ पड़ा। दूर खेल रहे स्लाइम्स अचानक घबराकर मेरी तरफ दौड़ते हुए आने लगे। उनके पीछे की झाड़ियों में हलचल हुई और अगले ही पल 3 विशाल कैलीफ्लावर्स दौड़ते हुए बाहर निकल आए। हालांकि मैं उन्हें कॉलीफ्लावर कह रहा था, लेकिन असल में वे किसी अनजान क्रीचर की प्रजाति थे। उनके हाथ पैर तो थे, मगर उनके शरीर और सिर बिल्कुल उसी कॉलीफ्लावर जैसे दिखते थे जिन्हें मैं जानता था। स्क्वीक, एक वाटर स्लाइम, चीखते हुए उछलकर बच गया, क्योंकि कॉलीफ्लावर्स का खुला हुआ मुंह उसके शरीर को बस बाल बाल छूते हुए निकला था। ये देखते ही मैं सब समझ गया। ये कॉलीफ्लावर स्लाइम्स को खाना चाहते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जा सकता था। आखिर इस दुनिया में मेरी नज़र सबसे पहले इन्हीं स्लाइम्स पर पड़ी थी। उन्होंने मेरी मदद भी की थी और आगे चलकर मैं इन्हें अपने सब्जेक्ट्स में शामिल करने वाला था। बिग बेयर, मैंने पुकारा। गर्र, बिग बेयर तुरंत आगे झपटा। चा चा चा। तीनों कॉलीफ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं डरे, बल्कि उन्होंने पहले ही हमला शुरू कर दिया और उनके पूरे शरीर ऐसे घूमने लगे जैसे 3 बड़े लट्टू तेजी से घूम रहे हों। धड़ाम! बिग बियर ने अपनी एक ही हथेली के वार से उनमें से एक को हवा में उड़ा दिया, लेकिन उसी पल घूमती हुई पत्तियों ने बिग बियर के शरीर पर कई कट लगा दिए और उसके चमकदार काले फर पर तुरंत खून फैल गया। यह देखकर मेरे दिल में दर्द उठा। बिग बियर, पीछे हटो, मैंने कहा और अपने लॉर्ड स्पेस से एक लंबी सेबर निकालकर बाकी 2 कॉलीफ्लावर्स की तरफ झपट पड़ा। सेबर मेरे हाथों में पवन चक्की की तरह घूमने लगी और मैं उनके करीब पहुंचते ही तिरछा वार करते हुए उसे नीचे की तरफ ले आया। क्लैंग! धातुओं के टकराने जैसी साफ आवाज गूंजी। जैसे ही दोनों कॉलीफ्लावर्स पर वार हुआ, वे भी तेज रफ्तार से घूमने लगे और उनकी पत्तियां लोहे जितनी कठोर थीं। कम्बैट सिंक मिलने से पहले शायद मैं उन्हें काट भी नहीं पाता, लेकिन अब मेरी स्ट्रेंथ 26 थी। प्लैंक! थोड़ी देर तक दोनों तरफ से जोर आजमाइश चलती रही, फिर मेरी ब्लेड दोनों के शरीर के आर पार निकल गई और हरा सांप बाहर फव्वारे की तरह बहने लगा। तभी जिसे बिग बेयर ने पहले उड़ाकर दूर फेंका था, वह घूम कर मेरे पीछे आ गया और अचानक तेजी से घूमने लगा। यह ठीक नहीं था। मेरा पिछला वार जरूरत से ज्यादा आगे निकल गया था और अब मेरा संतुलन बिगड़ा हुआ था। मेरे पास अपना स्टैंस बदलकर बचने का समय नहीं था। मैं अपनी 33 एंड्योरेंस के भरोसे उस वॉर को सहने ही वाला था कि अचानक बिग बेयर की गुस्से से भरी दहाड़ गूंज उठी। कर्रर! उसका विशाल शरीर पल भर में मेरे सामने आ गया और उसने मुझे पूरी तरह अपने पीछे ढक लिया। धड़ाम! चारों तरफ धूल का गुब्बार फैल गया। मैं पीछे की तरफ उछल गया और तुरंत मुड़कर देखा तो जो कॉलीफ्लावर पीछे से हमला करने वाला था, उसे बिग बेयर ने पहले ही जमीन में बुरी तरह दबा दिया था। बिग बियर के बाएं पंजे पर भी एक नया घाव हो गया था, लेकिन दोनों पंजों पर चोट लगने के बावजूद बिग बियर पीछे नहीं हटा, बल्कि उसकी लड़ने की इच्छा और भी भड़क उठी। उसने दहाड़ते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर दोनों विशाल हथेलियों से बारी बारी जमीन पर वार करना शुरू कर दिया। धड़ाम, 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 चेन पाल्म स्ट्राइक। स्किल खत्म होने तक जमीन पर पड़ा कॉलीफ्लावर ऐसा हो चुका था जैसे 3 डायमेंशन से घटकर सिर्फ 2 डायमेंशन में बदल गया हो। फिर भी बिग बेयर संतुष्ट नहीं हुआ और उसकी नजर उन बाकी 2 मरते हुए कॉलीफ्लावर्स पर टिक गई। बस, अब काफी है, मैंने जल्दी से उसे रोक दिया। ये दोनों पहले ही काफी कमजोर हो चुके थे, इसलिए इन्हें कन्वर्ट करने की सक्सेस रेट काफी ज्यादा होने वाली थी। उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बिग बेयर के बराबर नहीं थी, लेकिन उनका वह घूम कर काटने वाला हमला काफी खास था। वाह! अभी कुछ पल पहले तक बेहद खूंखार दिख रहा बिग बेयर मेरी बात सुनते ही आज्ञाकारी ढंग से पीछे हट गया और नीचे बैठकर अपने घावों को चाटने लगा। मैंने बाकी दोनों कॉलीफ्लावर्स की तरफ 2 कन्वर्जन टैलिस्मन्स फेंके। सक्सेसफुली कन्वर्टेड अ कॉलीफ्लावर बीस्ट इनटू अ मिलिशिया यूनिट। सक्सेसफुली कन्वर्टेड अ कॉलीफ्लावर बीस्ट इनटू अ मिलिशिया यूनिट। दोनों को बिना किसी परेशानी के अक्वायर कर लिया गया। इसके बाद ही मैंने उनके स्टैट्स देखे। कॉलीफ्लावर बीस्ट, रैंक सी, लेवल 4, स्ट्रेंथ 18, एंड्योरेंस 14, स्पीड 15, टैलेंट फ्रूट वेजिटेबल मास्टर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते समय क्रॉप यील्ड प्लस 15%, स्किल स्पिनिंग लीफ ब्लेड, लॉयल्टी 63। डिस्क्रिप्शन: देखने में हार्मलेस लेकिन अपने अंदर घातक चालें छिपाए हुए हैं।
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्लाइम्स खाना पसंद करता है। मैंने सिर हिलाया। रैंक और स्टैट्स दोनों ही बिग बियर से एक स्तर नीचे थे, लेकिन उनका फ्रूट वेजिटेबल मास्टर टैलेंट बेहद काम का था, क्योंकि आगे चलकर जब मैं ऑर्चर्ड्स और वेजिटेबल गार्डन्स बनाऊंगा, तब ये दोनों सीधे मेरी खेती के तैयार मैनेजर बन सकते थे। बस एक समस्या थी, उनकी लॉयल्टी 63 थी, जो थोड़ी कम थी, और अगर ये 60 से नीचे चली जाती तो उनके भाग जाने का खतरा रहता। ये कम लॉयल्टी शायद उनके उस साथी की वजह से थी, जिसे अभी अभी 3 डायमेंशन से घटाकर 2 डायमेंशन कर दिया गया था। स्क्वी, जिन वाटर स्लाइम्स को हमने बचाया था, वे बिग बेयर के चारों तरफ घूमने लगे, जैसे उसे धन्यवाद दे रहे हों और साथ ही उसके घावों को लेकर चिंता भी कर रहे हों। कुछ ही देर बाद जैसे उन्हें कोई नया काम या मकसद मिल गया हो, वे एक एक करके वहां से चले गए। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आखिर वे अभी मेरे सब्जेक्ट्स नहीं थे और उन्हें अपनी मर्जी से जहां जाना हो जाने की पूरी आजादी थी। दूसरी तरफ बिग बियर काफी बुरी तरह घायल था, इसलिए उसे दोबारा काम पर लगाना सही नहीं होता। दोनों कॉलीफ्लावर बीस्ट्स भी घायल थे और उनकी लॉयल्टी पहले से ही कम थी, इसलिए अगर मैंने उन्हें जबरदस्ती काम करवाया तो उनकी लॉयल्टी और तेजी से गिर जाती। मैंने उन्हें पाने के लिए 2 तालिस्मन्स खर्च किए थे, इसलिए ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम करके कमाई का जरिया खुद खत्म करना मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं था। मैंने बार बार सोचने के बाद आखिरकार तय किया कि इस वक्त काम करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही आदमी बचा है, यानी मैं खुद। ठीक है, चलो काम करते हैं। मैंने तीनों के घावों पर मेडिसिन लगाई, फिर एक्स उठाई और पेड़ काटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी गुड़ बिग बेयर के पेट से अजीब सी आवाज आई। उसने मेरी तरफ देखा, फिर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपने सिर के पीछे पंजा खुजलाया और अपनी जीभ से होंठ चाटने लगा। वह भूखा था। मैंने मन ही मन अपनी लापरवाही को कोसा। सबसे ज्यादा स्टैमिना तो लगातार मेहनत करने में ही खर्च होती है। बिग बियर ने पेड़ काटे थे, स्ट्रक्चर्स बनाए थे, तेज हवा के खिलाफ मुझे बचाया था और उसके ऊपर अभी एक पूरी लड़ाई भी लड़ी थी। ऐसे में उसे भूख कैसे नहीं लगती? मैंने कहा, जो पसंद हो ले लो। मैंने खाना सामने रख दिया। बिग बियर काफी देर तक अपने पंजों से खाने को टटोलता रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं चुना। उसके मुंह के कोने नीचे झुक गए थे और साफ पता चल रहा था कि इनमें से कोई भी चीज उसे पसंद नहीं आई। मैंने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम तो बड़े नखरे वाले बेयर निकले। अगर खाना भरपूर होता तो नखरे करना ठीक था, लेकिन इस समय मेरे पास नखरे सहने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। मैंने कहा, अभी के लिए इससे काम चला लो। मैंने एक कंप्रेस्ड बिस्किट का पैकेट खोला और उसे पकड़ा दिया। वो बिग बेयर मेरा पहला सब्जेक्ट था और सच में बेहद आज्ञाकारी था। कंप्रेस्ड बिस्कुट उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर भी उसने बिना शिकायत उसे ले लिया और ऐसे खाने लगा जैसे उसकी दुनिया में इससे ज्यादा मजबूरी वाली चीज कोई हो ही नहीं। पूरे 10 बार्स खाने के बाद जाकर उसकी स्टैमिना का कुछ हिस्सा वापस आया। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। उसकी भूख मेरी कल्पना से भी ज्यादा थी। अगर मैंने जल्द ही खाने की समस्या का हल नहीं निकाला तो मेरे साथ लाए गए सप्लाईज भले ही अभी काफी लग रहे थे, लेकिन वे ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाले थे। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक बिग बेयर को फिश और हनी खाना पसंद था। हनी ढूंढना मुश्किल था और फिश के लिए पहले मुझे कोई रिवर ढूंढनी पड़ती। जहां तक दोनों कॉलीफ्लावर बीस्ट्स की बात थी, वे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्लाइम्स खाते थे। स्लाइम्स को तो खाना बिल्कुल संभव नहीं था, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल सकता था। मेरी नज़र स्लाइम्स और दोनों कॉलीफ्लावर बीस्ट्स के बीच घूमी और मैंने आखिरकार एक फैसला कर लिया। मैंने एक कन्वर्जन टैलिस्मन उठाया और उसे लेवल 7 वाले सबसे बड़े फायर एलिमेंट स्लाइम की तरफ फेंक दिया। सक्सेसफुली कन्वर्टेड अ फायर एलिमेंट स्लाइम इनटू अ मिलिशिया यूनिट। स्क्वीक! वह स्लाइम हैरानी और खुशी से मेरे चारों तरफ उछलने लगा, जैसे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। बाकी स्लाइम्स उसे देखते रहे और उनके गोल मटोल चेहरों पर साफ जलन दिखाई दे रही थी। हा, मैंने उसके गर्म और छोटे से सिर पर हाथ फेरा। जैसा मैंने सोचा था, इन स्लाइम्स की मेरे साथ कंपैटिबिलिटी बेहद शानदार थी। जब तक मैं उन्हें चाहता था, वे सभी खुशी खुशी मेरे साथ चलने के लिए तैयार थे। मैंने उसका नाम रखा बिग फायर। दोनों कैलीफ्लावर बीस्ट्स में से एक का नाम मैंने वेजी 1 और दूसरे का वेजी 2 रख दिया। फिर मैंने बिग फायर से कहा, बिग फायर, वेजी 1 और वेजी 2 को साथ लेकर आसपास के इलाके से फ्रूट्स इकट्ठे करने जाओ। स्क्वी,
बिग फायर पहले से ही जाने के लिए पूरी तरह तैयार था, जबकि वेजी एक और वेजी दो ने मायूसी से अपने सिर झुका लिए। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया, क्योंकि बिग फायर की डेंजर सेंस बहुत तेज थी और वह आसानी से किसी भी मुसीबत से बच सकता था। वहीं वेजी एक और वेजी दो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे, इसलिए उन्हें ढूंढना उनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक था। ये एकदम परफेक्ट गैदरिंग टीम थी और वे जहां जहां जाएंगे वह जगह मेरे लॉर्ड मैप पर मार्क होती जाएगी। इसलिए अगर उन्हें रास्ते में कोई रिवर मिलती तो मुझे तुरंत उसके बारे में पता चल जाता, और इस तरह दोनों कॉलीफ्लावर बीस्ट्स के खाने का इंतजाम भी हो जाता। जहां तक बिग बियर की बात थी, उसके लिए मुझे एक एक कदम करके आगे बढ़ना था। अगर कोई और रास्ता नहीं मिला तो मैं लॉर्ड नेटवर्क पर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। हालांकि मुझे वहां से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शुरुआत में हर लॉर्ड के लिए फूड सबसे जरूरी चीजों में से एक होता था। मैंने सोचा, ठीक है, अब काम पर लगते हैं। लेवल 3 तक पहुंचने के लिए मुझे 5 रेजिडेंसेस, 3 कन्वर्जन स्टेशंस, एक लंबर मिल, एक माइन और एक ग्रैनरी का एक पूरा सेट तैयार करना था, और इन सभी को बनाने के लिए टिम्बर की जरूरत थी। मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और एक उठाकर पेड़ काटने लगा। धीरे धीरे सूरज वेस्ट की तरफ डूबने लगा और आसमान के दूसरी तरफ चांद की धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। इस प्लैनेट पर भी अर्थ की तरह डे और नाइट दोनों थे, यानी यहां भी सन और मून मौजूद थे। बिग बेयर के साथ सिंक हुए स्टैट्स का फायदा उठाते हुए मैंने पूरे 7 ग्रीन प्लेन्स फर काट डाले और उन्हें ट्रेड करके बदले में 90 पीसेस ऑर्डिनरी टिम्बर हासिल कर लिया। मेरे पास पहले से बची हुई टिम्बर को मिलाकर अब इतना मटेरियल हो गया था कि मैं एक साथ एक कन्वर्जन स्टेशन, एक लंबर मिल, एक ग्रैनरी और एक रेजिडेंस बना सकता था। कन्वर्जन स्टेशन मैंने फायर एलिमेंट स्लाइम्स के लिए तैयार किया था। अब जब मैंने बिग फायर को अपना सब्जेक्ट बना ही लिया था, तो बाकी फायर स्लाइम्स को भी खुशी खुशी अपने साथ शामिल कर लेना सही था। लंबर मिल हार्वेस्टिंग एफिशिएंसी बढ़ाता था, ग्रेनरी अनाज को स्टोर करने के काम आता था, और रेसिडेंस इसलिए जरूरी था ताकि आगे जब सब्जेक्ट्स की संख्या तेजी से बढ़े तब उनके रहने के लिए जगह की कमी ना हो। ये सब तैयार करते करते मेरी स्टैमिना और एनर्जी दोनों पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। स्टैमिना खाना खाने से वापस आ सकती थी, लेकिन इस स्टेज पर एनर्जी रिस्टोर करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वह था सोना। दूसरी तरफ बिग बियर के दोनों आगे वाले पंजे घायल थे, इसलिए वह कुछ समय तक काम नहीं कर सकता था। तभी हमारी गैदरिंग टीम वापस लौट आई और उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। उनके पास 2 बुनी हुई बोरियां थीं, जो किसी अनजान किस्म के फ्रूट से पूरी तरह भरी हुई थीं। इससे कम से कम थोड़े समय के लिए कॉलीफ्लावर बीस्ट्स के खाने का इंतजाम हो गया था, लेकिन उन्हें अभी तक कोई रिवर या बीहाइव नहीं मिला था, इसलिए बिग बियर के खाने की समस्या अब भी बनी हुई थी। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया, अगर सबसे बुरा वक्त आया तो कल बिग बियर को खुद खाना ढूंढने भेज दूंगा। चूंकि उसे फिश और हनी पसंद है, इसलिए शायद उसके अंदर उन्हें ढूंढने की कुछ प्राकृतिक सेंस भी होगी। लेकिन वह मेरा सबसे ताकतवर सब्जेक्ट है। अगर मैं उसे फूड ढूंढने भेज दूंगा तो टेरिटरी का कंस्ट्रक्शन धीमा हो जाएगा। मैं इसी परेशानी में उलझा हुआ था कि तभी दोपहर में जो वाटर स्लाइम्स का झुंड वहां से चला गया था, वह वापस लौट आया। वे उछलते कूदते सीधे बिग बेयर के पास पहुंचे और अचानक उनके शरीर सिकुड़ने लगे। पट! 2 धारियां हल्के सुनहरे रंग के लिक्विड की निकलीं और सीधे बिग बियर के दोनों घायल आगे वाले पंजों पर जा लगीं। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने बिग बियर के घाव इतनी तेजी से ठीक होने लगे कि मैं साफ देख सकता था कि उसकी चोटें भर रही थीं। वो बिग बियर ने उत्साह से आसमान की तरफ दहाड़ लगाई। पूरी दोपहर वह घायल पंजों के साथ बस मुझे काम करते हुए देख सकता था और मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उसके पंजे पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उसने खुशी से अपनी छाती पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। थप थप थप, जैसे वह मुझे बता रहा हो मैं फिर से एक्शन में आ गया हूं। हाँ हाँ, ये देखकर मैं भी बेहद खुश हो गया। बिग बियर के घायल होने का मतलब सिर्फ मेरे एक मजदूर का काम से बाहर होना नहीं था, बल्कि मेरी सबसे मजबूत कॉम्बैट फोर्स का भी अस्थायी रूप से बेकार हो जाना था। इसलिए उसके ठीक होते ही मेरे दिल पर रखा बोझ आखिरकार उतर गया। वेजी एक और वेजी दो ने भी बिग बियर को ठीक होते देखा तो वे उत्साहित हो गए और अपने सिर के ऊपर लगी पत्तियों को जोर जोर से हिलाते हुए वाटर स्लाइम्स का धन्यवाद करने लगे। वाटर स्लाइम्स ने भी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं रखी।
जबकि थोड़ी देर पहले यही कॉलीफ्लावर बीस्ट्स उन्हें लगभग खा ही गए थे। फिर भी उन्होंने दोनों को उसी तरह ठीक कर दिया। देखते ही देखते दोनों कॉलीफ्लावर बीस्ट्स भी पूरी तरह पहले जैसे स्वस्थ हो गए। ये देखकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। इस सुनहरे लिक्विड में हीलिंग इफेक्ट था, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी इसका इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं देखा था। स्कैन के रिजल्ट्स में भी ये उनकी कोई स्किल नहीं थी, इसलिए लगभग तय था कि उन्हें यह चीज अपनी इस यात्रा के दौरान बाहर कहीं से मिली थी। सवाल बस ये था कि उन्हें यह गोल्डन लिक्विड मिला कहां से था। अगर मैं इस गोल्डन लिक्विड के सोर्स को ढूंढ पाता तो आगे चलकर किसी के घायल होने की चिंता ही क्यों करनी पड़ती। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये वाटर स्लाइम्स जानबूझकर बाहर गए थे और फिर जानबूझकर वापस लौटकर बिग बेयर को बचाने आए थे। वे उसके किए एहसान का बदला चुका रहे थे। मुझे यह भी नहीं पता था कि वाटर स्लाइम्स मेरी बात समझ सकते थे या नहीं, फिर भी मैंने सीधे पूछ लिया, तुम लोगों को यह गोल्डन लिक्विड कहां से मिला? अजीब बात यह हुई कि उस वाटर स्लाइम ने अपनी आंखें झपकाईं और उसके चेहरे पर पूरी तरह उलझन दिखाई दी। लेकिन जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, उसने अपनी छोटी सी भुजा आगे बढ़ाई और मेरे ट्राउजर्स के पैर को खींचने लगा। वह जिस दिशा में खींच रहा था वही दिशा थी जिस तरफ वे कल गए थे। मैंने पूछा, तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो? स्क्वी स्क्वी, उसने बार बार सिर हिलाकर हां कहा। मेरे मन में अचानक एक सवाल उठा। पैनल में मौजूद विजडम पूरी तरह इंटेलिजेंस के बराबर नहीं थी, लेकिन वह इंटेलिजेंस के एक हिस्से को जरूर दर्शाती थी। किसी सामान्य स्लाइम की विजडम सिर्फ एक थी, इसलिए उसकी इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती थी। लेकिन यह स्लाइम कुछ अलग लग रहा था। मैंने तुरंत उस पर स्कैन किया और रिजल्ट देखकर मेरी आंखें फैल गईं। म्यूटेटेड वाटर एलिमेंट स्लाइम, रैंक एफ, लेवल 3, विजडम 10। मेरा दिमाग सवालों से भर गया। जब मैं पहली बार इस दुनिया में जागा था तब मैंने आसपास मौजूद हर स्लाइम को एक एक करके स्कैन किया था और उन सभी के स्टैट्स बिल्कुल एक जैसे थे। हर एक की विजडम सिर्फ एक थी। लेकिन यह म्यूटेटेड स्लाइम उस समय यहां बिल्कुल नहीं था और इसकी विजडम 10 थी। क्या इन 2 दिनों के दौरान इसमें म्यूटेशन हुआ था या फिर यह रास्ते में हमारे साथ जुड़ने वाला कोई नया कंपेनियन था? मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। इन 2 दिनों में अलग अलग स्लाइम्स की संख्या औसतन 2 या 3 बढ़ चुकी थी, लेकिन फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी और इन स्लाइम्स की कंपैटिबिलिटी पहले से ही इतनी ज्यादा थी कि इस म्यूटेटेड स्लाइम का सामने आना मेरे लिए सिर्फ अच्छी बात ही हो सकती थी। मैंने कहा, आज बहुत देर हो चुकी है, हम कल जाएंगे। गोल्डन लिक्विड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सूरज अब डूबने वाला था। मुझे अभी यह तक नहीं पता था कि इस प्लैनेट पर नाइट में कौन कौन से खतरे छिपे रहते हैं, और अंधेरे में इधर उधर घूमना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। स्क्वी, ऐसा लग रहा था जैसे उस स्लाइम ने मेरी बात सच में समझ ली हो, क्योंकि उसने दोबारा जिद नहीं की। रात हो गई। मुझे यह भी नहीं पता था कि इस दुनिया के क्रीचर्स रोशनी पसंद करते हैं या उससे डरते हैं, इसलिए मैंने टॉर्च जलाने की हिम्मत नहीं की। मैंने बिग बेयर, वेजी 1 और वेजी 2 को बारी बारी से वॉच रखने की जिम्मेदारी दी और बिग फायर को अपने पास बुला लिया। स्लाइम्स की प्रमोशन सेंस बहुत तेज थी, जैसे उनके अंदर प्राकृतिक अलार्म लगा हुआ हो, इसलिए उनके रहते अचानक आने वाले खतरे का पहले से पता चल सकता था। उस रात मेरी नींद पूरी तरह उड़ने वाली थी। एक अनजान दुनिया में अजनबी बनकर रहना हो या लगातार तनाव में रहने की वजह से मेरा दिमाग हर समय चौकन्ना रहना हो, मैं पूरी रात ठीक से सो ही नहीं पाया। थक कर थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगती, लेकिन अचानक झटके से फिर खुल जाती। आखिरकार जब सुबह की रोशनी धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी, तभी मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही मैं उठा और अपने शरीर को खींचकर स्ट्रेच करने लगा, तभी नॉर्थ वेस्ट की तरफ मौजूद जंगल से एक काली परछाई बाहर निकलती दिखाई दी। बिग बियर, वेजी 1, वेजी 2। मेरी आवाज सुनते ही तीनों ने जवाब दिया और हाउस से बाहर निकल आए। मेरे हैरान होने की बात यह थी कि बिग बियर ने उस काली परछाई के प्रति जरा भी दुश्मनी नहीं दिखाई, बल्कि वह खुशी खुशी उसकी तरफ दौड़ पड़ा। बिग फायर को भी कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। मैंने एक नज़र श्वांट बियर कन्वर्जन स्टेशन पर डाली और तुरंत मेरी समझ में आ गया कि यह बस एक फॉल्स अलार्म था। वह काली परछाई पेड़ों की छाया से बाहर निकली और जैसा मैंने सोचा था वह एक स्कॉन्ड बियर ही था, जिसे कन्वर्जन स्टेशन ने यहां खींच कर बुलाया था।
जिस प्यार और अपनापन के साथ वह बिग बियर के साथ पेश आ रहा था, उसे साफ लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी और वह खुद ही कन्वर्जन स्टेशन के अंदर चला गया। जब वह बाहर निकला, तब तक वह मेरा नया मिलिशिया यूनिट बन चुका था। बधाई हो, श्वांट बेयर कन्वर्जन स्टेशन के जरिए एक श्वांट बेयर को सफलतापूर्वक मिलिशिया यूनिट में कन्वर्ट कर लिया गया है। मैंने अपनी वही सीधी सादी न्यूमेरिक नेमिंग स्कीम जारी रखते हुए कहा, अब से तुम्हारा नाम भी बेयर होगा। वो बेयर दो ने सिर हिला दिया। बिग बेयर की तुलना में, जो हमेशा खुलकर और पूरे जोश के साथ रहता था, बेयर दो काफी शांत और संकोची था। उसके स्टैट्स भी बिग बेयर जैसे ही थे और वह भी लेवल 4 पर था, जिससे मेरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ एक बार फिर काफी बढ़ गई। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपनी पूरी फोर्स इकट्ठी की और म्यूटेटेड वाटर स्लाइम के पीछे पीछे निकल पड़ा। हमारा लक्ष्य था वह गोल्डन लिक्विड। मैंने सोचा था कि बेस की रखवाली के लिए किसी एक को पीछे छोड़ दूं, लेकिन लो टियर स्ट्रक्चर्स को दोबारा बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था और मेरे लिए अपनी मिलिशिया की जान ज्यादा कीमती थी। इसलिए इस बार पूरी ताकत के साथ जाना ही सही फैसला था। इतनी अच्छी चीज के पीछे लगभग निश्चित रूप से कोई ताकतवर एनिमी होगा और अगर हमारे साथ बहुत कम लोग होते तो खतरा काफी ज्यादा होता। आगे डेंजर सेंस वाला म्यूटेटेड वाटर स्लाइम रास्ता दिखा रहा था, जबकि श्वान बेयर्स और कॉलीफ्लावर बीस्ट्स दोनों तरफ से हमारी सुरक्षा कर रहे थे। इसलिए पूरी यात्रा उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से आगे बढ़ी। रास्ते में वेजी 1 और वेजी 2 ने कुछ फ्रूट्स और ग्रीन्स भी इकट्ठे कर लिए। करीब 1 घंटे तक चलते रहने के बाद रास्ते में हमें क्रीचर्स के कई ग्रुप्स दिखाई दिए, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, वे सभी हमें देखते ही भाग गए। अगर कल मैंने ब्लेजिंग सन डिवाइन बर्ड को नहीं देखा होता, तो शायद मैं सच में सोचने लगता कि यह दुनिया इतनी शांत है कि यहाँ कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन थोड़ी और दूर जाने के बाद अचानक मेरी भौहें ऊपर उठ गईं, क्योंकि मुझे बहते हुए पानी की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ता, बिग बियर और बियर 2 के कान पहले ही सीधे खड़े हो चुके थे और दोनों चारों पंजों के बल तेजी से उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े। हम एक छोटी सी ढलान के ऊपर पहुंचे और हमारी आंखों के सामने करीब 5 मीटर चौड़ी एक रिवर दिखाई दी। वो बिग बेयर खुशी से चिल्लाया और छपाक की आवाज के साथ सीधे रिवर में कूद गया। बेयर 2 भी उसके ठीक पीछे पानी में उतर गया। कुछ ही देर बाद दोनों पानी से बाहर निकले और उनके दोनों पंजों में एक एक फिश थी, जबकि उनके मुंह में भी एक एक फिश दबी हुई थी। बियर के चेहरे पर भाव चाहे कितने भी कम दिखाई दें, लेकिन इस वक्त उनकी खुशी छिप नहीं रही थी। खासकर बिग बियर की आंखें खुशी से सिकुड़कर लगभग बंद हो गई थीं। आखिरकार उसे अपनी पसंद की चीज खाने के लिए मिल गई थी और यह देखकर मैं भी खुश था। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब लगा। उन्होंने जो फिश पकड़ी थी वे बिल्कुल साधारण नहीं थी। उनमें हल्की सी रोशनी क्यों चमक रही थी? मैंने तुरंत उन पर स्कैन किया। कूल कूल कार्प, रैंक एफ, लेवल 1, टैलेंट चिल आउट, लगातार 0 डिग्री सेल्सियस की हवा छोड़ता है। डिस्क्रिप्शन: बहाव के साथ चलने वाली फिश। जब तक इसका आसपास का वातावरण आरामदायक रहता है, इसे खतरे का लगभग कोई एहसास नहीं होता। मैं हैरान रह गया। बिग बियर और बियर 2 ने जो फिश पकड़ी थीं, वे भी रैंक सिस्टम में शामिल थीं। कूल कूल कारप के स्टैट्स जरूरी नहीं कि किसी स्लाइम से ज्यादा मजबूत हों, लेकिन किसी क्रिएचर का रैंकेड होना और अनरैंकेड होना तो बिल्कुल अलग बातें थीं। अर्थ पर ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स अनरैंक्ड थे और उनका इस्तेमाल सिर्फ इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल्स के रूप में किया जा सकता था। लेकिन कोई भी रैंक्ड क्रीचर, भले ही उसके पास कोई स्किल ना हो, फिर भी अपने साथ एक टैलेंट लेकर आता था। उसके साथ लड़ाई करने पर वह एक्सपीरियंस हासिल करता और उसके स्टैट्स बढ़ते थे। और अगर उसका इस्तेमाल पोशंस बनाने या इक्विपमेंट फोर्ज करने में किया जाए तो उसका इफेक्ट भी कई गुना ज्यादा होता था। इसी वजह से अर्थ पर रैंक्ड आइटम्स हमेशा बेहद कम पड़ते थे। ये लगभग पूरी तरह अलग अलग लॉर्ड्स की टेरिटोरीज से ही आते थे और लॉर्ड्स के पास खुद के लिए भी कभी पर्याप्त नहीं होते थे, तो आखिर कौन उन्हें बेचने के लिए तैयार होता? लेकिन यहां मेरे प्लैनेट जीरो में तो जिन पेड़ों को मैं यूं ही काट रहा था, वे सी रैंक ग्रीन प्लेन्स फर्स्ट निकल रहे थे और अब बिग बियर के खाने के लिए पकड़ी गई फिश भी रैंकड मॉन्स्टर्स थीं। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज थी ही नहीं जो रैंक्ड ना हो? नहीं, रुको। मेरी नजर अचानक तेज हो गई। अगर यहां फिश तक रैंकेड हैं,
तो वेजी एक और वेजी दो ने जो फ्रूट्स और ग्रीन्स इकट्ठे किए हैं उनका क्या? मैंने तुरंत एक के बाद एक कई स्कैन्स किए, और जैसा मैंने सोचा था, हर एक फ्रूट और हर एक पत्तेदार ग्रीन भी रैंक्ड था। ये तो हद से ज्यादा था, जरूरत से कहीं ज्यादा कीमती चीजें थीं ये, और यहाँ इन्हें ऐसे आराम से स्नैक्स की तरह खाया जा रहा था। अर्थ पर अगर लोग मुझे इस तरह रैंक्ड रिसोर्सेज को बेकार में खाते देखते, तो न जाने कितने लोग उंगली उठाकर मुझे बर्बादी करने और इतनी कीमती चीजों का अपमान करने के लिए कोसते। इनकी वैल्यू साधारण चीजों से 10 गुना से भी ज्यादा थी, और डिजास्टर बीस्ट्स के खिलाफ लड़ने के लिए इनमें से हर एक चीज एक कीमती रिसोर्स थी। रार। बिग बेयर और बेयर दो को मेरे विचारों से कोई मतलब नहीं था, और दोनों मजे से खाना खा रहे थे। मैं आदतन उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर खुद पर ही हंस पड़ा। अर्थ अपनी जगह अर्थ थी, और प्लैनेट जीरो अपनी जगह प्लैनेट जीरो। अर्थ के रिसोर्सेज सीमित थे, लेकिन यह जगह तो दौलत से भरी हुई थी, और रैंकेड चीजें जमीन पर हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। फिर मैं कंजूसी क्यों करूं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अर्थ लौटने से पहले थोड़ा और इकट्ठा कर लूंगा। आखिर इतनी विशाल टेरिटरी में जिसकी सीमा तक मेरी नजर नहीं पहुंचती थी, मैं जितना भी इकट्ठा करता वह पूरे खजाने के मुकाबले एक बूंद जितना ही होता। ये सोचते ही मेरे पूरे शरीर का तनाव दूर हो गया। मैंने वेजी एक की सैक में हाथ डाला, एक फ्रूट निकाला और उसमें एक बाइट लिया। रस चारों तरफ फैल गया। फ्रूट कुरकुरा, मीठा और बेहद स्वादिष्ट था। अब जब मैं यहां तक आ ही गया था, तो जाहिर है मुझे ढेर सारी फिश भी इकट्ठी करनी थी। बिग बेयर और बेयर दो का पेट भरते ही मैंने उन्हें तुरंत काम पर लगा दिया। वैसे भी दोनों स्वभाव से ही शानदार फिश कैचर्स थे, और अब उनकी स्टैमिना भी पूरी तरह वापस आ चुकी थी, इसलिए उनकी एफिशिएंसी अपने चरम पर थी। आधे घंटे से भी कम समय में उन्होंने 200 फिश पकड़ ली, और मेरी अपग्रेड के बाद एक्सपैंडेड लॉर्ड स्पेस पूरी तरह भर गई। फिश का अच्छा खासा स्टॉक जमा करने के बाद मैंने असली काम को नहीं भुलाया, और म्यूटेटेड वाटर स्लाइम को फिर से रास्ता दिखाने के लिए कहा। स्क्वी स्क्वी स्क्वी। उसने हाथ हिलाकर अपस्ट्रीम की तरफ इशारा किया। मैंने पूछा, मतलब पहाड़ की तरफ ऊपर बनी उस केव में? स्क्वी। उसने जोर जोर से सिर हिलाकर हाँ कहा। पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था, और करीब 15 मिनट में हम पहाड़ की तरफ बनी उस केव के मुहाने पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मुझे रिवर के पानी में मौजूद अजीब अंतर साफ दिखाई दे गया। डाउनस्ट्रीम का पानी बस ज्यादा साफ और ठंडा था, लेकिन केव से बाहर निकलने वाली इस छोटी स्ट्रीम में हल्की सुनहरी चमक साफ दिखाई दे रही थी, और यह गोल्डन कलर निश्चित रूप से सनलाइट की वजह से नहीं था। स्क्वी, म्यूटेटेड वाटर स्लाइम, आगे बढ़ा और मुझे पीछे आने का इशारा करते हुए केव के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं केव के अंदर पहुंचा और मेरी आंखें अभी वहां के अंधेरे में ठीक से ढल भी नहीं पाई थीं, तभी अचानक कोई नरम और ठंडी चीज मेरे सीने से आकर चिपक गई। वह वही स्लाइम था जो अभी तक रास्ता दिखाकर हमें यहां तक लेकर आया था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसके सामने कोई ऐसा खौफनाक खतरा आ गया हो जिससे वह बेहद डर गया हो। बिग फायर भी तुरंत गोल होकर मेरे पीछे छिप गया। पीछे हटो! मेरे अंदर खतरे का एहसास अचानक विस्फोट की तरह जाग उठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्विश! अचानक मेरी आंखों के सामने ठंडी चमक की एक लकीर कौंधी। मेरा दिल उछल पड़ा और मैंने झटके से अपना सिर एक तरफ कर लिया। वह ठंडी रोशनी मेरे कान को छूती हुई बाल बाल बचकर निकल गई। मैं अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि सामने बाईं तरफ के अंधेरे को चीरते हुए एक और ठंडी चमक निकली और सीधी मेरी कमर की तरफ आ गई। खतरा! इस बार मैंने उसे साफ देख लिया और तुरंत अपना पैर जोर से आगे मारा। धड़ाम! मेरा वार उस चीज से टकराया और उसकी दिशा जबरदस्ती बदल गई। मुझे मिला यह मौका गंवाना नहीं था, इसलिए मैं तेजी से पीछे हटते हुए केव से बाहर निकल आया। लेकिन वे दोनों ठंडी चमकें मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थीं। एक बाईं तरफ से और दूसरी दाईं तरफ से, दोनों ऐसे चिपकी हुई थीं जैसे कोई बीमारी हड्डियों तक घुसकर इंसान को अंदर से खा रही हो, और दो जहरीले सांप मुझे जकड़कर मार डालने पर तुले हों। कर्र! केव के मुहाने पर खड़े बिग बेयर और बेयर दो ने एक साथ हमला कर दिया। पट पट! पलक झपकते ही दोनों के शरीर पर कई नए घाव हो गए, लेकिन वे अपने दुश्मन के कपड़ों का किनारा तक नहीं छू पाए। पीछे हटो! मैंने अपनी सेबर निकाली और उनके सामने जाकर दोनों हमलावरों का सामना किया, ताकि बेयर्स के पीछे हटने के लिए रास्ता साफ हो सके।
इस छोटे से आदान प्रदान से ही मुझे समझ आ गया था कि हमारे दुश्मनों की सीधी ताकत बिग बियर और बियर 2 से कम थी, लेकिन उनकी कॉम्बैट स्किल हमसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। अगर हम आमने सामने भिड़ते तो हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं थी। तभी केव के बाहर से आ रही रोशनी की मदद से, हालांकि वे अब भी अंधेरे में पीछे हटकर खड़े थे, मैं आखिरकार उन्हें साफ देख पाया। जो दो ठंडी चमकें दिखाई दे रही थीं, वे असल में दो पतली और लंबी सोर्ड्स थीं। उन्हें पकड़े हुए दो ह्यूमनॉइड क्रीचर्स खड़े थे, जिन्होंने चौड़ी किनारी वाली हैट्स पहन रखी थीं और उनके शरीर ऐसे लंबे और पतले थे जैसे किसी ने ड्राइंग कंपास से आकृति खींच दी हो। उन्होंने नीले बैंगनी रंग के रोमन स्टाइल रोब्स पहन रखे थे और उनके पूरे व्यक्तित्व से एक बेहद शाही और अरिस्टोक्रेटिक एहसास आ रहा था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके लगातार 3 वार रोके और उसी दौरान एक नज़र में देख लिया कि बिग बियर और बाकी सभी ने मेरा आदेश मान लिया था और पीछे हट चुके थे। तभी मैंने उसी मोमेंटम का फायदा उठाया और खुद भी वहां से निकल गया। मुझे डर था कि मेरी स्पीड कम होने की वजह से वे मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन किस्मत से दोनों स्वॉर्ड्समैन काफी तेज होने के बावजूद जैसे किसी वजह से खुद को रोक रहे थे। उन्होंने थोड़ी दूर तक मेरा पीछा किया और फिर रुक गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अभी अभी हुई उन कुछ मूव्स ने मेरी दिलचस्पी पूरी तरह जगा दी थी। मैंने तुरंत स्कैन किया। वाटर सोर्ड्समैन, रैंक ए, लेवल 2, स्ट्रेंथ 30, एंड्योरेंस 26, विजडम 20, स्पिरिट 20, स्पीड 30, टैलेंट फॉर्मलेस फ्लोइंग वाटर, इससे होने वाला डैमेज 30% कम हो जाता है। स्किल मिरर फ्लावर, वाटर मून, वाटर क्लोन्स बनाता है जो एक साथ हमला करते हैं। डिस्क्रिप्शन: वाटर के साथ जन्मा एक कोल्ड ब्लडेड सोर्ड्समैन, सोर्ड्समैनशिप में बेहद माहिर, असाधारण स्पीड के साथ सामने आने वाले हर दुश्मन को कुचल देता है और शायद ही कभी इसे कोई बराबर का प्रतिद्वंद्वी मिलता है। ए रैंक मॉन्स्टर, सुरक्षित जगह पर पीछे हटने के बाद मैं इस जानकारी को घूरता रहा और मेरी आंखों में तेज चमक उभर आई। दोनों वाटर सोर्ड्समैन लेवल 2 पर थे। एंड्योरेंस में श्वान बेयर से थोड़े कमजोर और स्ट्रेंथ में उससे थोड़ा आगे होने के बावजूद बाकी लगभग हर मामले में वे बिग बेयर को पूरी तरह दबा रहे थे, खासकर उनकी स्पीड 30। यह बिग बेयर की स्पीड से लगभग 2 गुनी थी। अब समझ आया कि अभी की लड़ाई इतनी घुटन भरी क्यों लग रही थी। अगर वे दोनों हमारा पीछा करके हमें मारने पर उतर आते तो हम निश्चित रूप से एक बेहद मुश्किल लड़ाई में फंस जाते। और अब भी जो कुछ मूव्स उन्होंने इस्तेमाल की थीं, उनमें उन्होंने कोई स्किल तक नहीं लगाई थी। अगर उन्होंने सच में मिरर फ्लावर, वाटर मून इस्तेमाल कर दी होती तो पता नहीं मैं वहां से सही सलामत निकल भी पाता या नहीं। मैंने मन ही मन खुद को भाग्यशाली माना, लेकिन साथ ही मुझे कुछ अजीब भी लग रहा था। कोई शांत स्वभाव वाला क्रीचर केव के अंदर अचानक छिपकर हमला नहीं करता, और अगर वे इतने खूंखार होते तो कुछ दूर पीछा करने के बाद खुद क्यों रुक जाते। ऊपर से उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पीड थी, फिर उन्होंने हमें पूरी तरह पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर वजह क्या थी? मैंने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा और धीरे धीरे पूरी बात मेरे दिमाग में जुड़ गई। म्यूटेटेड स्लाइम ने मुझे खुद केव के अंदर आने की हिम्मत की थी, जिसका मतलब था कि जब वह कल यहां आया था तब अंदर कोई खतरा नहीं था। इसलिए लगभग तय था कि ये दोनों वाटर सोर्ड्समैन हाल ही में यहां आए थे और शायद गोल्डन लिक्विड की वजह से यहां खिंचे चले आए थे। गोल्डन लिक्विड केव के अंदर था, यानी यह जगह अब उनका ठिकाना बन चुकी थी और वे इसकी रक्षा कर रहे थे। यही वजह थी कि वे केव से ज्यादा दूर तक हमारा पीछा नहीं करना चाहते थे। स्क्वी, मेरे पैरों के पास मौजूद म्यूटेटेड स्लाइम ने अपराध बोध से मुझे हल्का सा धक्का दिया, जैसे वह खुद को मुझे खतरे में डालने के लिए दोषी मान रहा हो। मैं नीचे बैठा, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। गर्रार! बिग बेयर ने अपनी छाती पर जोर से पंजे मारे और केव की तरफ घूरता रहा। उसके पूरे चेहरे पर हार स्वीकार न करने की जिद साफ दिखाई दे रही थी और वह दोबारा जाकर लड़ना चाहता था। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम लड़ सकते हो। मैंने उसे रोकते हुए आगे कहा, लेकिन अभी नहीं, पहले वापस चलते हैं और तैयारी करते हैं, फिर किसी और दिन दोबारा आएंगे। इस बार गोल्डन लिक्विड के सोर्स तक नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए इस यात्रा को एक छोटी सी असफलता जरूर माना जा सकता था, लेकिन इससे मैं जरा भी परेशान नहीं हुआ।
आखिर उस गोल्डन लिक्विड में ऐसी हीलिंग पावर थी जो लगभग किसी भी घाव को तुरंत ठीक कर सकती थी। इसलिए उसे हासिल करने का रास्ता थोड़ा मुश्किल होना स्वाभाविक था। और फिर केव के अंदर दो ए रैंक वाटर सोर्ड्समैन भी हमारा इंतजार कर रहे थे। उनकी स्पीड 30 थी, लेकिन मेरी नज़र में वे दोनों पहले ही मेरी मुट्ठी में आ चुके थे। जहां तक गोल्डन लिक्विड के सोर्स की बात थी, वह लिमिटेड था या इन्फिनिट मुझे अभी नहीं पता था। सबसे बुरा मानकर चलूं तो अगर वह लिमिटेड हुआ तो मेरे पास समय और भी कम था। वाटर सोर्समैन को मैं हासिल करूंगा और गोल्डन लिक्विड भी मेरा ही होगा। टेरिटरी में वापस लौटते ही मैंने खुद को पूरी तरह कंस्ट्रक्शन में झोंक दिया। दूसरा कन्वर्जन स्टेशन मूल रूप से फायर स्लाइम्स के लिए बनाया जाना था, लेकिन कॉम्बैट स्ट्रेंथ को जितनी जल्दी हो सके बढ़ाने के लिए मैंने फिलहाल उसका काम बदलकर कैल फ्लावर बीस्ट्स के लिए कर दिया। वे श्वान बेयर से कमजोर जरूर थे, लेकिन किसी भी स्लाइम से काफी ज्यादा ताकतवर थे। अब अगर मैं 3 और रेजिडेंसेस, एक और कन्वर्जन स्टेशन और एक माइन बना लेता तो मेरा लेवल 3 तक पहुंचना काफी था। लेवल 3 पर ट्रेनिंग ग्राउंड अनलॉक होता था और यह टेरिटरी का दूसरा कोर स्ट्रक्चर था। कन्वर्जन स्टेशन के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड मिलिशिया को ट्रेन करता, उन्हें कॉम्बैट एक्सपीरियंस दिलाता और उनके लेवल्स बढ़ाता था। और अगर वहां कोई हीरो इंस्ट्रक्टर के रूप में तैनात हो तो ट्रेनिंग का इफेक्ट 2 गुना हो जाता था। वाटर स्वॉर्ड्समैन स्कॉन्ड बियर से एक रैंक ऊपर था, तो भी मुझे इसकी चिंता नहीं थी। अगर मैं बिग बियर और बियर 2 के लेवल्स लगातार बढ़ाता रहा तो उन्हें पीछे छोड़ना सिर्फ समय की बात थी। मैंने लियो कुआन से ट्रेड करके जरूरत भर की टिम्बर हासिल कर ली। असली परेशानी माइन की थी, क्योंकि सिर्फ टिम्बर से काम नहीं चलने वाला था। सबसे पहले मुझे और डिपॉजिट ढूंढना था। इसलिए कंस्ट्रक्शन के लिए बेयर 2 को घर पर छोड़कर मैं खुद बिग बियर, वेजी 1, वेजी 2 और बिग फायर को साथ लेकर और डिपॉजिट की तलाश में निकल पड़ा। अगर सब कुछ आसानी से हो जाता तो मैं माइन बना पाता और जल्दी लेवल अप कर जाता, और अगर और डिपॉजिट नहीं मिला तो कम से कम रास्ते में मिलने वाले वाइल्ड क्रीचर्स से लड़कर एक्सपीरियंस हासिल कर लेता। एक्सपीरियंस हासिल करना भी किसी नुकसान का सौदा नहीं था। प्लान सुनने में बिल्कुल सही था, लेकिन असलियत ने मुझे जोरदार झटका दिया। 5 घंटे बाद जब मैं वापस लौटा तो मेरा पूरा शरीर धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। दूसरी तरफ बेयर 2 ने अपना काम बखूबी किया था। 3 रेजिडेंसेज और एक कन्वर्जन स्टेशन, सब कुछ बनकर तैयार था। लेकिन मेरी तरफ से न तो कोई और डिपॉजिट मिला था और न ही मुझे एक भी ऐसा ओपोनेंट मिला था जो लड़ने के लायक हो। ऐसा नहीं था कि रास्ते में क्रिएचर्स मिले ही नहीं थे, बल्कि जैसे ही वे हमारी पूरी टीम को देखते तुरंत अपनी जान बचाकर भाग जाते। अब दूसरी रात भी आ चुकी थी और लेवल 3 अभी भी मेरी पहुंच से बहुत दूर था। मैंने धीरे धीरे अंधेरा होते आसमान की तरफ देखा और मेरे मन में थोड़ी चिंता पैदा हुई। मैं तो न्यूकमर रैंकिंग्स में नंबर 1 स्थान हासिल करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अगर यही रफ्तार रही तो शायद मैं उस लिस्ट में जगह तक नहीं बना पाऊंगा। मैंने खुद पर हंसते हुए लॉर्ड नेटवर्क खोला, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि बाकी सभी की प्रोग्रेस मेरी प्रोग्रेस के मुकाबले कैसी चल रही है। लेकिन सबसे पहली एंट्री देखते ही कोई गुस्से में जमकर गालियां दे रहा था। बेवकूफी की भी हद होती है। पूरे 2 दिन, पूरे के पूरे 2 दिन मैंने अपनी टेरिटरी को पूरी तरह उलट पुलट कर दिया, लेकिन ऐसा एक भी क्रीचर नहीं मिला जिसे मैं कन्वर्ट कर सकूं। अब टेरिटरी का डेवलपमेंट करूं तो करूं कैसे? यह देखकर मैं जोर से हंस पड़ा। एक भी क्रीचर कन्वर्ट करने के लिए न मिलना सच में बहुत दुखद था। अगर किसी लॉर्ड के पास एक भी मिलिशिया न हो और उसे पूरी कंस्ट्रक्शन का काम अकेले ही संभालना पड़े तो यह बेहद मुश्किल होता। उसके मुकाबले मैं, जिसने शुरुआत में ही बिना किसी परेशानी के बिग बेयर को अपना सब्जेक्ट बना लिया था, लगभग चीट मोड में था। मैं सोच ही रहा था कि इतना बदकिस्मत इंसान शायद ही कोई दूसरा होगा, तभी एक नया मैसेज ऊपर आ गया। अरे, मिलिशिया ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जरा मेरी हालत देखो। शुरुआत में ही 2 ज़ॉम्बीज ने मेरा पीछा करके मुझे घेर लिया था। जान जाते जाते बची। किसी ने पूछा, भाई अब कैसी हालत है? अगर तुम मैसेज भेज पा रहे हो तो इसका मतलब खतरा टल गया है ना? जवाब आया, खतरा टला? किस दुनिया में? मैं अभी एक कूड़े के ढेर में मरा हुआ बनने का नाटक कर रहा हूं। मेरे आसपास 20 से ज्यादा ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। आधे दिन से मुझे टॉयलेट जाना है, लेकिन डर के मारे कुछ कर भी नहीं सकता। हे भगवान, 2 से सीधे 20 से ज्यादा हो गए। तुम्हारी एस्केप रॉड भी कमाल की है। जब जाना ही है तो कर लो,
ज़ॉम्बीज़ तुम्हारा मल नहीं खाएंगे। किसी ने जवाब दिया, मदद न करना एक बात है, लेकिन तुम तो सीधे उसे मरने की बद्दुआ दे रहे हो। तभी एक और मैसेज आया, मदद करो। जवाब मिला, अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो मेरी मदद कौन करेगा? मुझे लगभग 10 घंटे से एक बेवकूफ ईगल उठाकर एक चट्टान के किनारे ले गया है। क्या मैंने कोई हंगामा किया? किसी ने पूछा, ईगल तुम्हें उठाकर ले ही क्यों गया? जवाब आया, और क्या वजह होगी कि मैं उसे बेवकूफ ईगल कह रहा हूं? इतने समय से वह न तो मुझे खा रहा है, न ही मुझे छोड़कर जा रहा है। बस मुझे घूरता रहता है और मेरा सामान छीनता रहता है। मैं कुछ भी निकालता हूं, वह झपट कर उसे उठा लेता है। हे भगवान, वह ईगल भी कम चालाक नहीं है। वह तो तुम्हें एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। एक और मैसेज आया, 99,999 बार विनती कर रहा हूं, कृपया कोई मुझे कुछ लॉक्स दे दो ताकि मैं एक रेजिडेंस बना सकूं। 2 दिनों से बारिश में भीगते भीगते मेरा दिमाग खराब हो चुका है। जवाब आया, भीख मांगना बंद करो, यहां किसी की जिंदगी आसान नहीं है, खुद संभालो। तभी किसी ने कहा, बस इंतजार करो, किसी बड़े भाई के लेवल 3 पर पहुंचने और रिसोर्स रेड पैकेट भेजने का इंतजार करो, फिर हमारी भी किस्मत खुल जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हर एक की कहानी पिछले वाले से भी ज्यादा दुखद थी। इन मैसेजेस में कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, यह बताना मुश्किल था। आखिर लॉर्ड नेटवर्क पर लोग कितनी बातें बनाते थे, कौन जाने, लेकिन लॉर्ड रैंकिंग्स के साथ धोखा नहीं हो सकता था। मैंने लीडर बोर्ड खोला। नंबर 1 जाओ युन, लेवल 2। नंबर 2 हशियन वन, लेवल 2। नंबर 3 लियोन क्वन, लेवल 2। नंबर 100 लीजी गया, लेवल 2। मैंने पूरे 100 नाम देखे और वहां से एक अच्छी और एक बुरी बात समझ आई। अच्छी खबर यह थी कि मैंने सबसे पहले लेवल 2 हासिल किया था और फिलहाल नंबर 1 पर था। बुरी खबर यह थी कि लीडर बोर्ड के पूरे 100 लोग लेवल 2 पर थे और जो लेवल 2 लॉर्ड्स लीडर बोर्ड में जगह नहीं बना पाए थे, उनकी संख्या शायद इससे भी कहीं ज्यादा थी। इसलिए नंबर 1 की पोजीशन बनाए रखना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। हर जनरेशन के न्यूकमर रैंकिंग्स में नंबर 1 को मिलने वाला रिवॉर्ड एक ही होता था, एक बी रैंक हीरो समनिंग स्टोन। हीरोज मिलिशिया का नेतृत्व कर सकते थे, अपने ट्रेड्स के हिसाब से स्ट्रक्चर्स को बफ दे सकते थे और समान रैंक पर उनके स्टैट्स किसी सामान्य मिलिशिया यूनिट से कई गुना ज्यादा मजबूत होते थे। अगर शुरुआती कंस्ट्रक्शन फेज में ही एक हीरो रिक्रूट कर लिया जाए तो टेरिटरी का डेवलपमेंट तुरंत तेज रफ्तार पकड़ लेता था। हीरो, हाँ, मैंने लॉर्ड नेटवर्क बंद कर दिया और पूरे दिन की थकान के बाद गहरी नींद में चला गया, मन ही मन सोचते हुए कि मेरा आने वाला हीरो आखिर कैसा दिखेगा। तीसरे दिन की सुबह आंख खुलते ही मैंने सबसे पहले पैनल चेक किया और इस बार उसमें कुछ बदलाव थे। श्वान बेयर्स अभी भी 2 ही थे, लेकिन कॉलीफ्लावर बीस्ट्स की संख्या 2 से बढ़कर 4 हो चुकी थी। रात के दौरान 2 और कॉलीफ्लावर बीस्ट्स कन्वर्जन स्टेशन से खींच कर आए थे और सफलतापूर्वक कन्वर्ट हो गए थे। वहीं फायर एलिमेंट स्लाइम्स की संख्या सिर्फ बिग फायर से बढ़कर सीधे 11 हो गई थी। फायर स्लाइम्स की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी थी और मुझे इससे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। कल मैंने तीसरा कन्वर्जन स्टेशन फायर स्लाइम्स के लिए डिजाइनेट कर दिया था और ऊपर से स्लाइम्स का पूरा झुंड लगातार मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, इसलिए एक रात में उनकी संख्या इतनी बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक था। रेजिडेंस से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बिग बियर, बियर 2, 4 कैलीफ्लावर बीस्ट्स और 11 फायर स्लाइम्स यानी कुल 17 मिलिशिया मेरे सामने एक साफ कतार में खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। अभी मेरी पूरी फोर्स पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी, लेकिन मेरा यह ऑपरेशन अब शुरुआती आकार जरूर ले चुका था। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने पूरे जोश से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, सब लोग निकलो, हमारा लक्ष्य अब भी और डिपॉजिट ढूंढना ही था, लेकिन आज की फॉर्मेशन अलग थी। 10 नए फायर स्लाइम्स के जुड़ने से अब मैं काफी बड़े इलाके में सर्च कर सकता था। मैंने उन 10 नए स्लाइम्स को नॉर्थ की तरफ 180 डिग्री के आर्क में फैला दिया, जबकि मैं बिग फायर और मेन फोर्स के साथ सीधे नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा। स्लाइम्स की अर्ली वार्निंग सेंस बहुत मजबूत थी, इसलिए वे दूर दूर तक फैलकर किसी भी नई चीज या खतरे का पहले पता लगाने के लिए परफेक्ट स्काउट्स थे, जबकि हम बीच में रहते हुए जरूरत पड़ने पर किसी भी दिशा में तुरंत मदद के लिए पहुंच सकते थे। पूरी सुबह निकल गई, लेकिन इतनी अच्छी फॉर्मेशन के बावजूद हमें एक भी और डिपॉजिट नहीं मिला। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। लंच के बाद मैंने साउथ की तरफ रुख किया
और उसी तरह स्लाइम्स को आर्क में फैला दिया। आखिरकार मेहनत का फल मिला। दोपहर करीब 1:30 बजे बिखरे हुए फायर स्लाइम्स ने खबर भेजी, और डिपॉजिट मिल गया था। सामने लगभग 100 मीटर ऊंचा एक पूरा माइन माउंटेन था, जिसकी ऊपरी सतह पर हर रंग के ओरेस जगह जगह खुले हुए थे, और देखकर ही पता चल रहा था कि यहाँ यील्ड बेहद ज्यादा होने वाला है। लेकिन इसी के साथ एक नई परेशानी भी सामने आ गई। इस माउंटेन का पहले से एक मालिक था। पूरे माइन एरिया में गहरे सुनहरे फर से ढके विशाल चूहे जैसे क्रीचर्स इधर उधर घूम रहे थे। मैंने तुरंत स्कैन किया। कोल्ड डिवॉरिंग रैट, रैंक सी, लेवल 3, स्ट्रेंथ 7, एंड्योरेंस 8, विजडम 16, स्पिरिट 14, स्पीड 20, टैलेंट कोल्ड डिवॉर। ऊर्जा हासिल करने के लिए ओर को निकलता है और अपने फर को कठोर बनाता है। स्किल फीस्ट अवे, तेजी से लगातार काटते हुए डैमेज करता है। डिस्क्रिप्शन: ओरे खाकर जीवित रहता है, ग्रुप्स में रहता है, स्वभाव से डरपोक और चालाक होता है, और परिस्थिति के हिसाब से तुरंत अपना रुख बदल लेता है। रैंक सिर्फ सी और एंड्योरेंस सिर्फ 8। मैंने तेजी से हिसाब लगाया। एंड्योरेंस 8 का मतलब सिर्फ 80 एचपी। बिग बेयर, बेयर 2 और मेरी स्ट्रेंथ तीनों की 26 थी। अगर हम तीनों एक साथ 3 हिट्स लगाते तो कुल 78 डैमेज होता और लगभग एक ही राउंड में उसे मार गिराने के करीब पहुंच जाते। वहीं 4 कॉलीफ्लावर बीस्ट्स की स्ट्रेंथ 18 थी, यानी अगर वे चारों एक साथ हमला करते तो कुल 72 डैमेज होता और एक राउंड में एक गोल्ड डिवॉरिंग रैट को बुरी तरह घायल किया जा सकता था। समझ गया। मेरे दिमाग में तुरंत पूरा प्लान तैयार हो गया। मैंने ऐसी जगह चुनी जहां गोल्ड डिवॉरिंग रैट्स की संख्या कम थी। फिर बिग बेयर, बेयर 2 और चारों कॉलीफ्लावर बीस्ट्स को वहां एम्बुश के लिए छिपा दिया। उसके बाद मैंने बिग फायर को उन्हें उकसाने के लिए आगे भेजा। मैंने बिग फायर को इसलिए चुना था क्योंकि इस दुनिया के क्रीचर्स में थोड़ी बहुत विजडम जरूर होती थी। अगर उन्हें लगा कि वे जीत नहीं सकते तो वे तुरंत भाग जाते। इसलिए सबसे कमजोर बिग फायर को सामने भेजने से गोल्ड डिवोरिंग राइट्स के बेट में फंसने की संभावना सबसे ज्यादा थी। बिग फायर साफ तौर पर डरा हुआ था, लेकिन आदेश मेरा था, इसलिए उसने अपने डर को दबाया और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जैसे ही उसने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला, 3 गोल्ड डिवॉरिंग रैट्स की 6 छोटी छोटी आंखें एक साथ घूमकर उसकी तरफ टिक गईं। बिग फायर डर के मारे वहीं जम गया। करीब 10 सेकंड तक दोनों तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। फिर बिग फायर ने हिम्मत करके बहुत सावधानी से एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया, और वही एक कदम पूरे छत्ते को छेड़ने के लिए काफी था। इस दुनिया में जहां कमजोर मजबूत का शिकार होता था, वहां कमजोरों के लिए कभी कभी सांस लेना भी गलती साबित हो सकता था। एक छोटा सा स्लाइम सामने दिखाई दे रहा था और फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहा था। मौत को न्योता देता देखकर तीनों गोल्ड डवोरिंग रैट्स ने अपनी पूरी खूंखार शक्ल दिखाई और एक साथ बिग फायर पर झपट पड़े। उनकी स्पीड 20 थी, यानी बिग फायर की स्पीड से 20 गुना। पलक झपकते ही उन्होंने दूरी तय कर ली। चपाक! सबसे आगे वाला गोल्ड डवोरिंग रैट हवा में उछलकर बिग फायर को गिराने ही वाला था। मैं उसे ऐसा करने कैसे देता? स्विश! मेरे पेड़ों के पीछे से बाहर निकलने से पहले ही मेरी ब्लेड चमकती हुई आगे बढ़ चुकी थी और सीधे उस गोल्ड डिवॉरिंग रैट पर जा लगी, जिससे वह दूर जा गिरा। मैं वहां रुककर लड़ने के बजाय तुरंत बिग फायर को उठाकर एम्बश पॉइंट की तरफ पीछे हटने लगा। छपाक! बाकी तीनों गोल्ड डिवॉरिंग रैट्स गुस्से में मेरा पीछा करने लगे। मेरी स्पीड 17 थी, इसलिए मैं उनकी स्पीड 20 से ज्यादा देर तक तेज नहीं भाग सकता था। अगर मैं लगातार भागता रहता तो वे मुझे पकड़ लेते, लेकिन मैं बिल्कुल परेशान नहीं था, क्योंकि मेरा काम ही उन्हें बहला फुसलाकर अंदर तक लाना था, और कुछ ही दूरी आगे हमारा एम्बुश जोन मौजूद था। भागते हुए मैंने पीछे मुड़कर दूरी देखी। कुछ गड़बड़ है। मेरा पीछा कर रहे तीनों गोल्ड डिवॉरिंग रैट्स पूरी तरह सही सलामत थे। एक पर भी चोट नहीं थी। मेरी ब्लेड का वार साफ तौर पर उन पर लगा था। डैमेज 26 था। भले ही वह घातक चोट ना हो, लेकिन कम से कम एक गहरा घाव तो होना ही चाहिए था। फिर भी तीनों बिल्कुल सही थे। मेरे पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। हम एम्बुश पॉइंट तक पहुंच चुके थे। मैंने अचानक रुककर अपने कदम जमा दिए। छपाक चपाक चपाक! गोल्ड डवोरिंग रैट्स खुशी खुशी मुझ पर झपट पड़े। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन उसी पल दोनों तरफ से बियर्स की दहाड़ गूंज उठी।
गर्र! बाईं और दाईं तरफ से दो विशाल हथेलियां एक साथ उनकी तरफ आईं, जिन्हें बचना नामुमकिन था। पिठ पिठ! तीनों गोल्ड डवोरिंग रैट्स एक साथ जोरदार वार खाकर हवा में उछल गए और पेड़ों के तनों से जा टकराए, फिर नीचे फिसल कर जमीन पर आ गिरे। मैंने यह साफ देखा कि उनमें से एक को उसी छोटे से पल में दो पाल्म स्ट्राइक्स लगे थे, लेकिन जमीन पर गिरते ही वह ऐसे लुढ़क कर खड़ा हो गया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उनकी अजीबियत पूरी तरह साफ हो चुकी थी। उनमें अब लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी और वे तुरंत घूमकर भागने लगे। इतनी आसानी से नहीं, मैंने कहा। चारों कॉलीफ्लावर बीस्ट्स के सिर के ऊपर लगी पत्तियां बिजली के पंखों की तरह घूमने लगीं और ऊपर से स्पिनिंग लीफ प्लेट्स नीचे बरसने लगीं। क्लैंग 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 क्लैंग! लोहे जैसी कठोर पत्तियां गोल्ड डवोरिंग रैट्स के शरीर से टकराईं और धातु के टकराने जैसी आवाजें निकलने लगीं। लगातार कई वार होने के बावजूद उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं बना। मैं मन ही मन हैरान ही था कि तभी उनमें से एक अचानक दर्द से चीख उठा और उसकी कमर से खून फूट पड़ा। छपाक! ये देखते ही बाकी दोनों ने भी अजीब तरीके से चीख मारी, जैसे उनके छोटे से दिमाग में अचानक विस्फोट हो गया हो। उनकी स्पीड अचानक बहुत बढ़ गई और वे जबरदस्ती घेरा तोड़कर भाग निकले। पीछा मत करना! मैंने कॉलीफ्लावर बीस्ट्स को रोक दिया और उस गोल्ड डिवॉरिंग रैट के पास जाकर अपनी प्लेट उसकी गर्दन पर रख दी, जिसे उसके साथी छोड़कर भाग गए थे। वह डर के मारे कांप रहा था और खुद को एक गेंद की तरह सिकोड़कर बैठ गया था। उसे इस तरह कायरता से कांपते देखकर मेरे लिए यह मानना भी मुश्किल था कि कुछ ही पल पहले यही क्रीचर बिग फायर का इतनी बेरहमी से पीछा कर रहा था। स्विश! मैंने एक कन्वर्जन टेलिस्मैन उसकी तरफ फेंका। सफलतापूर्वक एक गोल्ड डिवोरिंग राइट को मिलिशिया यूनिट में कन्वर्ट कर लिया गया है। मुझे एक नया मिलिशिया यूनिट जरूर मिल गया था, लेकिन मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। ये जान बचाने के लिए कुछ भी करने वाला और मौत से बेहद डरने वाला था, ऊपर से अपने साथियों को भी छोड़कर भाग गया था। ऐसा कैरेक्टर मुझे सच में पसंद नहीं आया। असली लड़ाई में यह कितना काम आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं था। हालांकि एक चीज ने मेरी दिलचस्पी जरूर जगा दी थी, और वह थी इसकी डिफेंस। एंड्योरेंस सिर्फ 8 थी। फिर आखिर इतने सारे वार खाने के बाद भी इसकी डिफेंस टूटी क्यों नहीं? मैंने उसका पैनल फिर से खोला और मेरी नजर सीधे उसके टैलेंट पर जाकर टिक गई। गोल्ड डिवावर एनर्जी हासिल करने के लिए ओर को निगलता है और अपने फर को हार्ड करता है। तो असली वजह यह है, मैंने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा। अगर यह हार्डनेस जितना ज्यादा ओर खाएगा उतनी ही बढ़ती जाएगी, तो भले ही इसमें लड़ने की इच्छा ना हो, सिर्फ अपनी डिफेंस के दम पर भी यह कुछ खास हालात में बहुत बड़ा काम कर सकता था। इस तरह सोचने के बाद आखिरकार मैं उसके लिए थोड़ी सी मंजूरी निकाल पाया। फिर मैंने बिग बियर, बियर 2, चारों कैलीफ्लावर बीस्ट्स और इस गोल्ड डिवोरिंग रैट को वहीं पर एक कन्वर्जन स्टेशन बनाने का काम दे दिया। मैंने उसे वहीं इसलिए बनवाया था क्योंकि मेरा इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। मेरा एकमात्र मकसद आसपास माइन के इलाके में मौजूद गोल्ड डिवोरिंग रैट्स को जल्दी से जल्दी अपने मिलिशिया में शामिल करना था। यह काम पूरा होते ही माइन बनाया जा सकता था। मेरे पास 50 लॉग्स की टिम्बर बची हुई थी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैंने एक साथ 2 कन्वर्जन स्टेशंस बनाने का फैसला किया। सभी ने मिलकर काम किया और 8 मिनट से भी कम समय में दोनों कन्वर्जन स्टेशनों तैयार हो गए। मैंने दोनों को गोल्ड डिवोरिंग राइट्स के लिए डिजाइनेट कर दिया। अब तैयारी पूरी थी, मुझे बस इंतजार करना था। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंखें खुलीं, मैंने तुरंत पैनल चेक किया और रिजल्ट देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। मेरे अधीन सब्जेक्ट्स: श्वान बेयर गुणा 2, कॉलीफ्लावर बीस्ट गुणा 6, फायर एलिमेंट स्लाइम गुणा 15, गोल्ड डवोरिंग राइट गुणा 21। रात भर में कॉलीफ्लावर बीस्ट्स की संख्या 2 बढ़ी थी, फायर स्लाइम्स 4 बढ़े थे और गोल्ड डवोरिंग रैट्स की संख्या पूरे 20 बढ़ गई थी। अब माइन बनना लगभग पक्का था। मेरा उत्साह बढ़ गया और मैं अपने सभी सब्जेक्ट्स को लेकर कन्वर्जन स्टेशंस की तरफ निकल पड़ा। वहां मौजूद 20 गोल्ड डिवोरिंग रैट्स को भी मैंने अपनी मिलिशिया की लाइन में शामिल कर लिया और फिर पूरी फोर्स के साथ माइन माउंटेन के नीचे पहुंच गया। वैसे 21 गोल्ड डिवोरिंग रैट्स का मतलब यह नहीं था कि माउंटेन के आसपास मौजूद हर गोल्ड डिवोरिंग रैट मेरे अधीन आ गया था,
लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाकी बचे दर्जनों गोल्ड डवोरिंग रैट्स हमारे पास आने की हिम्मत तक नहीं कर रहे थे और लगातार दूर भागते जा रहे थे। उनका डरपोक स्वभाव अब पूरी तरह सामने आ चुका था। मैंने भी उन्हें पकड़ने की जहमत नहीं उठाई। मेरा एकमात्र लक्ष्य माइन था। माइन बनाने के लिए और डिपॉजिट के अलावा 50 लॉक्स की टिम्बर भी चाहिए थी। मेरे पास सिर्फ 10 लॉक्स बचे थे, जो काफी नहीं थे। इसलिए मैंने 2 कैंग पीच ब्लॉसम वुड्स काटे और उन्हें लियोन क्वान से ट्रेड करके 60 लॉक्स हासिल कर ली। 20 मिनट बाद माइन तैयार हो गया और मेरे सामने सुनहरी लेवल अप लाइट चमक उठी। बधाई हो, रेजिडेंस ×5, कन्वर्जन स्टेशन ×3, लंबर मिल ×1, माइन ×1 और ग्रैनरी ×1 का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। आप सफलतापूर्वक लेवल 3 पर पहुंच गए हैं। नई स्किल सीखी गई, चीफ प्रमोशन, लॉर्ड स्पेस का विस्तार हो गया है। ब्लैकस्मिथ, फेंस, वॉच टावर, एकेडमी और ट्रेनिंग ग्राउंड के ब्लूप्रिंट्स अनलॉक हो गए हैं। उसी पल पूरे लॉर्ड नेटवर्क पर एक नोटिफिकेशन पहुंच गया। लॉर्ड जाओ युन ने अपनी बहादुरी और चतुराई के दम पर बाकी सभी से आगे निकलते हुए सफलतापूर्वक लेवल 3 हासिल कर लिया है। जैसे ही यह मैसेज गया, लॉर्ड नेटवर्क की स्क्रॉल स्पीड अचानक 10 गुना बढ़ गई। हे भगवान, आखिरकार किसी बड़े भाई ने लेवल 3 हासिल कर ही लिया। गॉडफादर, बधाई हो ब्रदर यून, बधाई हो ब्रदर यून। ब्रदर यून, जल्दी से एक रिसोर्स रेड पैकेट भेज दो। छोटा भाई अब और नहीं संभाल सकता। ब्रदर यून, मुझे बचा लो। लेकिन मैं इनमें से कुछ भी पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मेरे सामने उसी समय एक रेड पैकेट इंटरफेस खुल चुका था। रिसोर्स रेड पैकेट एक बार डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लॉर्ड नेटवर्क के अंदर मौजूद सभी लॉर्ड्स इसे क्लेम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करें? मैंने बिना किसी झिझक के यस दबा दिया। अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करता तो मैं खुद भी इसमें से अपना हिस्सा क्लेम कर सकता था। इसके अलावा लॉर्ड नेटवर्क में मौजूद सभी लोग मेरे ही देश के लोग थे। जिस मदद के लिए मुझे खुद कुछ खोना ना पड़े, उसके लिए इतनी कंजूसी करने का कोई मतलब नहीं था। मैंने क्लेम पर टैप किया। बधाई हो, आपने प्राप्त किया गेल सोर्ड ×1। चमकता हुआ लाल रेड पैकेट तुरंत एक लंबी सोर्ड में बदल गया और जमीन पर आ गिरा। मैंने झट से उसे उठा लिया और फिर उसे हाथ से छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। आखिर कौन सा आदमी सोर्ड पसंद नहीं करता, खासकर ऐसी सोर्ड जो इतनी सिंपल होने के बावजूद इतनी शानदार और दबदबे वाली दिखती हो। उसकी ब्लेड पर बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी पैटर्न्स बने हुए थे, और बिना उसमें अपनी पावर डाले भी उसके किनारे के साथ हवा की हल्की धाराएं साफ दिखाई दे रही थीं। उसे देखते ही समझ आ गया कि यह कोई साधारण आइटम नहीं था। मैंने स्कैन किया। केल सोर्ड, रैंक पी, एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ +20%, स्पीड +10%, स्किल रेजिंग विंड स्लैश। एक विंड सोर्ड चाई को आगे की तरफ स्लैश करता है, जो रास्ते में आने वाले टारगेट्स को स्ट्रेंथ के 300% के बराबर विंड एलिमेंट डैमेज देता है। कूल डाउन 10 सेकंड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो या नहीं? अगर आप लोग ज्यादा सपोर्ट करोगे तो नेक्स्ट पार्ट पूरे 3 घंटे का लाऊंगा। तो बताओ, क्या इस स्टोरी को कंटिन्यू करूं या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ कि स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। जितना ज्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा, उतना ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा।